नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी जी को पछाड़ दिया है और उनके कदम से बीजेपी हैरान परेशान हो रही है। यहां मैं किसी चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, बल्कि आम जनता से जोड़ने की बात कर रहा हूं। और पिछले 2 महीनों से आपने देखा कि मणिपुर में चल रही हिंसा और अशांति के बावजूद मोदी जी ने मणिपुर का म भी नहीं कहा। मणिपुर जाना तो दूर की बात है, लेकिन राहुल गांधी आज मणिपुर पहुंच गए और उनके मणिपुर पहुंचने पर जैसा कि अनुमान था, राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई। इम्फाल से 20 किलोमीटर की दूरी पर विष्णुपुर में उनका काफिला रोका गया। पुलिस का कहना था कि माहौल ठीक नहीं है और इसीलिए राहुल की सुरक्षा के नाम पर उन्हें रोका गया है। इधर दिल्ली में बीजेपी ने इम्फाल पुलिस से 2 कदम आगे बढ़कर यह आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता नहीं हैं, वो सिर्फ राजनीति के लिए मणिपुर पहुंचे हैं। जब से राहुल के मणिपुर जाने की दोस्तों खबर आई, बीजेपी नेताओं और उनके समर्थकों ने राहुल के खिलाफ ट्वीट करना शुरू कर दिया, बयानबाजी शुरू कर दी। और आज संबित पात्रा, आप जानते हैं बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा राहुल गांधी पर हमला बोला। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं हैं, उनको और संवेदनशील होना चाहिए। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन और कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने राहुल गांधी का बहिष्कार करने की अपील की थी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए। चलिए आइए सुन लेते हैं संबित पात्रा को, सुनिए जरा। श्री राहुल गांधी जी जो मणिपुर गए हुए हैं, उनके खबरों को हम देख पा रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं, वो जिद उचित नहीं है। जागरूक होकर जाना चाहिए था। सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस। जब सिचुएशन इस प्रकार की हो तो हृदय में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, जिद और स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक लोकतंत्र हैं। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी मणिपुर जाना चाहते थे, गए मणिपुर, किसी ने रोका भी नहीं उन्हें। मगर मणिपुर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि विगत 2-3 दिन से, जब से राहुल गांधी जी का मणिपुर आने का खबर मणिपुर के लोकल न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, राहुल गांधी जी के विजिट को लेकर काफी प्रोटेस्ट मणिपुर में हो रहे हैं। राहुल गांधी जी और जो कांग्रेस पार्टी है, मणिपुर में कई लीगेसी इश्यूज हैं। आज जो परिस्थिति हम मणिपुर में देख रहे हैं, इन कुछ लीगेसी इश्यूज के कारण है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है। I don't want to visit those issues because of the sensitivity attached to them. मैं भी उनका यहां उदाहरण रखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है, सेंसिटिव है, और हमें समझना होगा कि एक एक शब्द जो हम कहते हैं वो इफेक्ट डालता है मणिपुर के सिचुएशन पर। तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी के जाने से पहले आप सब ने कल टीवी में देखा होगा कि वहां की जो स्टूडेंट यूनियन है, ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के विजिट को बॉयकॉट करने की मांग भी की थी। और क्यों बॉयकॉट किया था, वो लेगेसी इश्यूज को एन्यूमरेट किया था इन स्टूडेंट यूनियंस ने। कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको सीएसओज कहते हैं, सीएसओज ने भी आह्वान किया था कि राहुल गांधी जी इन परिस्थिति में मणिपुर ना आए और यहां चिंगारी भड़काने का काम ना करें। मगर फिर भी राहुल गांधी जी नहीं माने। तो लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी नहीं माने और मणिपुर पहुंच गए। यानी बीजेपी ये बतलाना चाह रही है कि मणिपुर में राहुल का विरोध हो रहा है, लेकिन वहां से जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें तो साफ दिख रहा है कि राहुल से मिलकर उन्हें अपना दुख बताने के लिए, जताने के लिए महिलाएं कैसे आगे आ रही हैं। देखिए जरा। चाहता है कि राहुल गांधी को चुचामपुर में जाने दे। वो यहाँ मणिपुर में आया है ताकि मणिपुर की प्रजा को क्या क्या हो रहा है ये जांच करने के लिए वो मणिपुर में आया है, ताकि वो राजनीति फैलाने के लिए नहीं आया। Why they are blocking the road?
Why? I want to ask to the government why they are blocking the road of Rahul Gandhi. हम लोग के साथ हैं, आप लोग के लिए आए, यहाँ पे आप लोगों के लिए आए हैं, हम लोग के साथ हैं, आप लोगों के लिए आए, यहाँ पे आप लोगों के लिए आए हैं। तो दोस्तों साफ दिख रहा है कि राहुल को रोकने पर लोग कैसे विरोध कर रहे हैं। लोग और महिलाएं जो हैं वो साफ आकर राहुल गांधी से मिलना चाहती हैं, अपनी बातें करना चाहती हैं। अब जरा इस वीडियो को भी देखिए जहां महिलाएं राहुल गांधी के समर्थन में बोल रही हैं, वो आपने देख लिया। लेकिन उसके अलावा एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं जहां बहुत एक भीड़ है जो राहुल गांधी के समर्थन में आई हुई है। उस भीड़ वाली वीडियो को भी ले आइए सामने, जहां ये भीड़ देखिए, ये भीड़ आप देख करके साफ समझ रहे हैं। इसको फुल स्क्रीन ले आइए जरा और साफ देखिए कि कितनी भीड़ है जो राहुल गांधी के समर्थन में आई हुई है। बैरिकेड लगा करके यहाँ इम्फाल पुलिस राहुल गांधी को, मणिपुर पुलिस राहुल गांधी को रोकना चाहती है, आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। लेकिन राहुल के समर्थन में जो ज़बरदस्त भीड़ है वो साफ बयां कर रही है ये भीड़ कि कहीं ना कहीं एक समर्थन प्राप्त है राहुल गांधी को। लेकिन इधर दिल्ली के लोगों को और खासकर बीजेपी को ये भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। उनको तो लग रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ वहां माहौल बना हुआ है और गो बैक राहुल के नारे लग रहे हैं। यही प्रचारित किया जा रहा था। यह भी प्रचारित किया जा रहा था कि राहुल गांधी आज वापस आ जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी थोड़ी देर पहले वहां एक कैंप में जाकर बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ खाना खाते हुए नजर आए। उस वीडियो को भी थोड़ी देर बाद हम कोशिश करेंगे, अगर मिल जाए तो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन संबित पात्रा राहुल को जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील होने की सलाह दे रहे हैं। और इन विजुअल्स को देख करके तो साफ समझ में आता है कि बीजेपी ने जागरूकता, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दिखाई ही नहीं और आज मणिपुर का यह हाल हो गया है। आप जानते हैं कि मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच चल रहे जातीय तनाव के कारण संकट आया हुआ है और ऐसा पहली बार नहीं है कि इस राज्य में जातीय तनाव हुआ है। राज्य में नगा और कुकी समुदाय के बीच आपको कुछ ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रख देता हूं कि नगा और कुकी समुदाय के बीच हिंसा के कारण 31 दिसंबर 1993, जरा समय आप और तारीख याद कीजिए, 31 दिसंबर 1993 से 13 दिसंबर 1994 तक 347 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये 93-94 की बात है। और इसी तरह 18 जून 2001 को, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि एनडीए की सरकार थी देश में, 18 जून 2001 को भी मणिपुर में हिंसा हुई और उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तब विपक्षी दलों ने उनसे मिलने का समय मांगा था और वाजपेयी जी ने 6 दिन के भीतर न केवल विपक्षी दलों से मुलाकात की बल्कि खुद भी मणिपुर के लोगों से शांति की अपील की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने होने को हैं और 2 महीने के बाद भी मणिपुर की तरफ देखा ही नहीं, बल्कि वहां के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात तक नहीं की, हिंसा रोकने की अपील नहीं की, न ही मारे गए लोगों के लिए कोई संवेदनशीलता दिखाई। मोदी जी अमेरिका और इजिप्ट जाकर आ गए, विदेश से लौटते ही चुनाव की कमान संभाल ली, मगर मणिपुर पर एक शब्द नहीं कहा। और अब राहुल गांधी मणिपुर चले गए तो बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मगर इधर आज कांग्रेस पार्टी ने भी इसी मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है। अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है। जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है। लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सके, उनके आंसू पोंछ सके। ऐसा क्यों है? और इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी, और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। तो हम जितनी भर्त्सना करें इसकी कम है। राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में
उन लोगों से मिलने गए हैं जो 2 महीने से पीड़ित हैं, उनके आंसू पोंछने गए हैं, उनको मोहब्बत जताने गए हैं। उनको रोकना पाप है। और क्या जुर्म है? इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना जुर्म है? इस देश में देशवासियों का हालचाल पूछना आज जुर्म है? किसी से मुलाकात करना आज पाप है? भाईचारा फैलाना पाप है? इसके बारे में जवाब एक निरंकुश तानाशाह और उसकी बर्बर सरकार को जरूर देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मतलब साफ है कि राहुल पर उठती हर उंगली का जवाब कांग्रेस देगी, ये कांग्रेस के तेवर से समझ में आ रहा है। राहुल गांधी ने भी मणिपुर से ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं मणिपुर के भाइयों बहनों को सुनने आया हूं। हर वर्ग के लोगों का प्रेम सद्भाव मिल रहा है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। मणिपुर को सद्भावना की जरूरत है। शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो दोस्तों, अब कांग्रेस अकेली भी नहीं है, चाहे मणिपुर का मामला हो या और भी मामले हो। कई विपक्षी दल मणिपुर समेत महंगाई, बेरोजगारी, नफरती हिंसा, यूसीसी ऐसे तमाम मसलों पर कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि 23 जून को पटना में विपक्षी मोर्चा बनाने की एक बैठक हो चुकी है और अगली बैठक पहले शिमला में तय की गई थी 10 से 12 जुलाई को, मगर अब 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में वो बैठक होने वाली है और इसकी आधिकारिक पुष्टि आज एनसीपी चीफ शरद पवार ने कर दी है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या मणिपुर के मुद्दे पर चुप रह करके बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध कर यह बता दिया है कि दुख दर्द से दूर मुझे सिर्फ और सिर्फ राजनीति चाहिए, सियासत चाहिए और सियासत में भी सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए? क्या राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा से एक बार फिर मोदी जी को मात मिली है? चर्चा इस बात की भी करेंगे कि क्या अब बेंगलुरु से होगा देश का सियासी फैसला। बहुत सारी बातें आज इस चर्चा में। आइए आप सबके साथ हम परिचय करवाते हैं कुछ हमारे वरिष्ठ साथियों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए, सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विजय शंकर सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। सीधे स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ कहेंगे? पहले मणिपुर पे ही चलते हैं। विपक्षी दलों की बात भी करेंगे, लेकिन मणिपुर राहुल गांधी पहुंचते हैं, लेकिन बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि राजनीति कर रहे हैं। स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी का भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। देखिए राजीव जी, संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जिद्दी हैं। हाँ, राहुल गांधी जिद्दी हैं, हम भी जिद्दी हैं, मैं भी जिद्दी हूं और हमारी जिद है कि भारतवर्ष के नफरत को हटा के हम छोड़ेंगे। हम भारतवर्ष पे केवल प्रेम और सद्भावना को बहाएंगे। हमारे देश के 142 करोड़ लोग में से अगर एक भी व्यक्ति चिंतित होगा और परेशान होगा, राजीव जी हमारी जिद है, हम उसके आंसू पोंछेंगे। चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो स्विगी और जोमेटो का संदेश वाहक हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की कोई महिला हो, बेटी हो या कोई बच्चा हो, हम उसके उसके आंसू पोंछेंगे। ये हमारी जिद है। आपने देखा मेघालय के अंदर मणिपुर के कुछ लोग जाके शरण प्राप्त किए हुए हैं। मेघालय की सरकार केंद्र सरकार से कह रही है कि 10 करोड़ का अनुदान हमें दीजिए जिससे हम इनकी भोजन की व्यवस्था कराएं। वो पैसा उनको नहीं मिल रहा है। ये वो लोग हैं। और राजीव जी, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊं, मैं उस समय नहीं था जब गोडसे ने गांधी को मारा था। आज के तारीख में गांधीवादी संस्कारों की और गोडसेवादी जो संस्कार हैं उनके बीच में एक युद्ध चल रहा है और हमारे पूर्वज नहीं रोक पाए थे। गोडसे ने जब महात्मा गांधी की हत्या की थी। हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, ये हमारी जिद है। हम महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, भगवान श्री राम की परंपरा को मरने नहीं देंगे। हम भारत की आत्मा को जीवित रखेंगे। ये भारत जो है सद्भाव और सद्भावना की यात्रा पे चलेगा और जो लोग आग लगाना जानते हैं
उनको नहीं पता कि देश का बड़ा जनमानस आग को बुझाने के लिए आगे बढ़ चुका है। ये जहां जहां आग लगाएंगे वहां वहां आग बुझाएंगे। हम हिंदू मुसलमान और किसी वर्ण जाति के बीच में भेद नहीं करेंगे। हम भारत को जोड़ेंगे, नफरत को हटाएंगे और भारत को जोड़ेंगे। राहुल गांधी को मणिपुर के अंदर जैसी वहां की महिलाओं ने हाथों हाथ लिया है, अपने बेटे की तरह उनको स्वीकार किया है, उनका आगमन उन्होंने प्रशंसा की है। और आप जानते हैं कि वो क्षेत्र है जहां मातृ शक्ति प्रबल है। देश की मातृ शक्ति, देश की मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी और मां काली जागृत हो गई हैं। देश की मातृ शक्ति जागृत हो गई है। हम इस देश में आग नहीं लगने देंगे। जितनी भी असुरीय शक्ति हैं, असुरीय शक्ति का नाश करेंगे। दैविक शक्तियां जीवित होंगी, वही सफल होंगी। भारत एक ऐसा देश बनेगा, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनेगा। हमारी जो विभिन्नता है, हमारी जो विविधता है, हम उसको कायम रखेंगे। हमें स्टालिन भी प्यार करेंगे, हम उद्धव ठाकरे को भी प्यार करेंगे, नॉर्थ ईस्ट वालों को भी हम अपने परिवार में प्यार करेंगे। देश के हर कोने के 142 करोड़ लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। और जो हमारे बीच में फूट डालेगा, जो हमारे बीच में आग लगाएगा, जो गांधी को मारने का प्रयास करेगा, इस बार हम गोडसे को जीतने नहीं देंगे और गोडसेवादी लोग हारेंगे। और गांधी और महात्मा बुद्ध और महावीर का जो संस्कार हैं वो देश में प्रबल होंगे। राजीव जी, आग नहीं लगने देंगे, देश को हम एकजुट करेंगे और देश को बचाएंगे। जी, आग नहीं लगने देंगे। गांधी और गोडसे, जब भी शांति की बात होती है तो गांधी सामने दिखाई देते हैं, और जब भी जो कुछ मणिपुर में हो रहा है उसकी बात होती है तो गोडसे की याद आती है। और यही फर्क है, और इसी फर्क को दूर करने की कोशिश यहां राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी सीधे उस मणिपुर में पहुंच गए जहां राहुल गांधी पहुंचने का जिक्र ही उनका आया था कि यहां राहुल जाने वाले हैं 2 दिन बाद। आप याद कीजिए कि इसी कार्यक्रम में आप सबके सामने हम लोग ब्रेकिंग लेकर आए थे कि राहुल गांधी 29 और 30 तारीख को मणिपुर में रहेंगे। और उसके बाद से मणिपुर ही नहीं, इधर दिल्ली में बहुत खलबली मच गई। और खासकर बीजेपी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है वो अपने आप में किस ढंग से, हालांकि हम ना पॉलिटिकल पार्टी के कोई एजेंट हैं, ना ही उस किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए ना भर्त्सना कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि देश में अमन, और उसमें भी आज बकरीद का दिन है, तो और ऐसे त्योहार के समय में तो अमन चाहिए ही चाहिए ताकि लोग मिलजुल कर त्योहार मनाएं। एक बार फिर से बकरीद की, ईद की शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं। तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो बाद में जुड़े हैं उनका एक बार फिर से स्वागत इस्तकबाल करता हूं। तो दोस्तों, राहुल गांधी हैं मणिपुर में, और मणिपुर पहुंचते ही बवाल मच गया। राहुल गांधी को रोकने की तमाम कोशिशें हुई। पहले वहां से इंफाल से 20 किलोमीटर आगे बढ़े राहुल गांधी, विष्णुपुर पहुंचे, वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन वहां के लोकल लोग निकलकर बाहर आ गए और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाने लगे। कुछ महिलाएं राहुल गांधी की कार के आगे आ गईं और वो राहुल गांधी से मदद मांगती हुई दिखाई दी। वो तमाम तस्वीरें अगर ला सकें फिर से स्क्रीन पर ले आइए जरा, राइट साइड में वो तमाम तस्वीरें आप लोग एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं कि ये इंफाल एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं राहुल गांधी। इसके बाद आप देखिए कि राहुल गांधी सीधा, ये देखिए महिला जो है ये राहुल गांधी की कार के सामने आ गई हैं और मदद चाहती हैं, राहुल गांधी से मदद चाहती हैं। और यही से शुरुआत होती है राहुल गांधी के एक नेता बनने की। यहीं से शुरुआत होती है कि राहुल गांधी क्या अदना सा एक नेता हैं, या राहुल गांधी एक वो नेता हैं जो सीधे चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज की तारीख में। देखिए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश हो रही है, हटाने की कोशिश, क्योंकि यहां बैरिकेडिंग कर दी गई है इसलिए क्योंकि राहुल गांधी आगे न बढ़ पाए। लेकिन यहां जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, तस्वीर देखिए आप, जो भीड़ है, जबरदस्त भीड़, सड़क पे चारों तरफ से लोग आए हुए हैं। इसके बाद राहुल गांधी को वापस जाना पड़ता है, फिर से 20 किलोमीटर पीछे जाते हैं, इंफाल पहुंचते हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचते हैं चूड़ाचांदपुर पहुंच करके वहां कैंप में राहुल गांधी लोगों से मिलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कुछ तस्वीरें आ रही थी, वो तस्वीर मैं चाहूंगा कि दिखाया जाए, थोड़ी देर बाद आपको जरूर दिखाऊंगा, जहां महिलाओं से, बच्चों से राहुल गांधी मिल रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, कैंप में जो लोग हैं उनसे। तो ये तमाम तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि मणिपुर की हालत अच्छी नहीं है और उसको सुधारने की जरूरत है। 347 दिन 31 दिसंबर 1993 से 14 दिसंबर 1994 तक, जी हां, आज से लगभग 30 साल पहले वहां
राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 2001 में ऐसे ही नगा और कुकी समुदाय के बीच में जब मतभेद हुआ और इन लोगों के बीच हिंसा फैली तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी और 6 दिन के अंदर वहां के मसले को लेकर के विपक्षी दलों की बैठक हुई। वाजपेयी जी ने अपील की, शांति बहाली की। लेकिन पिछले 2 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण हो सकता है, समझने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे साथ 6-7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रमोद अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहता हूं। क्या कारण हो सकता है इसमें मोदी जी की चुप्पी? आप तो छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, बगल में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2024 के चुनाव का आगाज तक कर देते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन मणिपुर को लेकर के कोई बात क्यों नहीं? क्या कारण हो सकता है, प्रमोद अग्रवाल जी? आपने सुना होगा राजीव जी, अमेरिका में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, जब मैं डिलीवर कहता हूं तो मेरा अर्थ यह होता है कि हमारे यहाँ समता है, समानता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास होता है। तो जहां सबके प्रयास से हिंसा हो रही है वहां सरकार क्यों जाएगी? सबका विश्वास तो खत्म हो ही गया है। कोई विश्वास जीतने जा रहा है तो उसे क्यों जाने दिया जाएगा? सवाल यह है, आपने कहा कि राहुल ने एक बार फिर मोदी जी को मात दे दी है। मैं मानता हूं कि राहुल जी मोदी जी को मात नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि वो झूठ नहीं बोल पाते, वो नफरत नहीं फैला पाते, वो उस राज्य में यह नहीं कह पाते कि यहां पेट्रोल 108 रुपए बिक रहा है और ये भाजपा की सरकार है, इसके पेट्रोल पंप पर खड़े होकर पर्चे बांटिए। राहुल में यही एक कमी है जहां पर वो मोदी जी से पिछड़ जाते हैं क्योंकि मोदी जी जिस आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते हैं वह यह नेता नहीं बोल पाता है। इसके मन में छल कपट है नहीं और यह हर झूठ को, हर नफरत को, हर हिंसा को प्रेम से जीतना चाहता है। देश में इतनी नफरत बो दी गई है कि प्रेम को उगने का मौका ही ना दिया जाए, यह प्रयास लगातार चल रहा है। राहुल गांधी को जिस दिन यह घोषणा की गई कि वो मणिपुर जाने वाले हैं, आपने देखा होगा कि एक भाजपा के नेता ने ही एक फर्जी पार्टी क्रिएट कर ली और उस फर्जी पार्टी क्रिएट करके उसके जरिए एक अफवाह फैलाई गई कि मणिपुर में जो भी कुछ हो रहा है वो कांग्रेस की वजह से हो रहा है। इस बात को एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने छाप भी दिया और झूठ की जो फैक्ट्री चला रहे हैं अमित मालवीय साहब, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। आज भी वही हो रहा है। राहुल गांधी वहां पहुंचे नहीं हैं, उसके पहले ही बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बता रही है देश को कि वो जागरूक नेता नहीं है, वो देश में ऐसे काम कर रहे हैं जिसके लिए सरकार मना कर रही है। भाई, सत्ता नहीं जाएगी कहीं तो कोई नहीं जाएगा क्या? देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है तो क्या भीख मांगने वाले खत्म हो गए हैं? भीख तो मांगने वाले आज भी जिंदा हैं। आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। देखिए, कैंप के अंदर राहुल गांधी हैं, जो बीच में तस्वीर आ रही है, ये राहुल गांधी कैंप के अंदर मणिपुर में चूड़ाचांदपुर कैंप में पहुंचे हुए हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, थोड़ी देर बच्चों से मिल रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यहां तक उम्मीद यही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। यहां तक उम्मीद यही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट से और कोई नुमाइंदा पहुंचे। अमित शाह पहुंचे थे, अपील करके आए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। देश के गृह मंत्री मणिपुर पहुंचते हैं, कैंप करते हैं 2 दिन तक, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता है, उनके हाथ कुछ नहीं आता है, शांति बहाल नहीं होती है। और राहुल गांधी पहुंचते हैं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से चाहूंगा उस ट्वीट को देख लीजिए। और इस बीच आप ये देख ही रहे हैं कि राहुल
एक महिला है जिनसे राहुल गांधी मिल रहे हैं और आंख पोंछती हुई महिला दिखाई दे रही। देखिए, ट्वीट में राहुल गांधी साफ लिख रहे हैं कि मैं मणिपुर के भाइयों बहनों को सुनने आया हूं। हर वर्ग के लोगों का प्रेम सद्भाव मिल रहा है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। मणिपुर को सद्भावना की जरूरत है, शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। यह अपील कर रहे हैं ये ट्वीट करके राहुल गांधी। यही बात यहां समझने की जरूरत है। और क्या यहां पर राहुल गांधी को आप राजनीति करते हुए देख रहे हैं? चलिए समझते हैं, और भी हमारे कुछ ऐसे विजुअल्स आते रहेंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रमोद अग्रवाल जी, क्या राहुल गांधी यहां राजनीति करने पहुंचे हैं, ऐसा लगता है? वो यही तो एक लफड़ा है कि बीजेपी चाहती है कि वो राजनीति करें, और वो जो कर रहे हैं वो बीजेपी करना नहीं चाहती। सवाल वही है कि सत्ता अगर नहीं जाएगी तो विपक्ष क्यों नहीं जाएगा? आपने 2 महीने में क्या किया? आपने कहा कि गृह मंत्री जी वहां 3 दिन का कैंप किए। कैंप करने के बाद उन्होंने क्या किया, यह देश को उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने एक सर्वदलीय मीटिंग भी कर ली दिल्ली में प्रधानमंत्री के बगैर। उसमें भी क्या हुआ, उसका भी आउटपुट क्या है, किसी को नहीं मालूम। तो दिल्ली में बैठकर आप मणिपुर संभालना चाहते हैं, उसी तरह जैसे भारत में बैठकर आप विश्वगुरु बन जाना चाहते हैं। सवाल वही है कि वहां के लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों समुदाय हिंदू हैं। वहां पर आपके लायक मसाला नहीं है, और मसाला नहीं है इसलिए उसको आप देश भर में स्प्रेड आउट नहीं कर पा रहे हैं। आप हिंसा को रोकने की तो बात दूर है, आप वहां के लोगों से मिलना नहीं चाहते, उनकी कोई सहायता नहीं पहुंचाना चाहते। इस देश में एक छोटी सी दुर्घटना हो जाती है, कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है, सरकार, उस राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए घोषित कर देती है सहायता के रूप में। मणिपुर में 125 लोग मर गए हैं। किसके लिए सहायता घोषित करी है आपने? हजारों करोड़ की संपत्ति जल गई है, किसी को घर देने की पेशकश करी है आपने। आप चाहते हैं कि वो शरणार्थी हो जाएं, शरणार्थी होकर के दिल्ली में कैंप कर लें, दिल्ली में कैंप कर लें और उन्हें दिखा करके यह बताया जाए कि ये 9 साल पुरानी समस्या थी, कांग्रेस ने पैदा करी थी, इसलिए ऐसा हो रहा है। हमने 9 साल कुछ नहीं किया। सवाल वहीं पर फिर अटकता है कि आप। प्रमोद अग्रवाल जी, आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं, कुछ बीच बीच में विजुअल भी लेते रहेंगे, और तमाम हमारे जो साथी हैं उनके बीच भी थोड़ा शॉर्ट आप लोग भी बोलिए, क्योंकि बहुत कुछ अभी आने वाला भी है इस कार्यक्रम के दौरान ही, क्योंकि बहुत सारे विजुअल्स आ रहे हैं लगातार वहां से। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे भोपाल, आपने भाषण सुना, उस दिन हम लोगों ने चर्चा भी की आपके साथ, और लेकिन भोपाल में भी लोगों को ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर के बारे में कहेंगे। मणिपुर की चर्चा नहीं करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन राहुल गांधी जब पहुंचते हैं मणिपुर तो यहां परेशानी क्यों हो जाती है? और राहुल गांधी के ऊपर यह आरोप लगाना कि वो राजनीति कर रहे हैं, क्या आपको भी लग रहा है कि राहुल गांधी वहां पहुंच करके, इंफाल पहुंच करके, मणिपुर पहुंच के या चुराचांदपुर पहुंच करके वो राजनीति करने गए हैं, वोट बैंक साधने गए हैं? ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? अगर दे रहा हो तो साफ साफ कहिए, बताइए। राजनीति क्या है? राजनीति के अपने पैमाने अलग अलग हैं। बीजेपी के लिए राजनीति का पैमाना है मेरा बूथ सबसे मजबूत। हमारे प्रधानमंत्री को यूक्रेन की चिंता है, रूस की चिंता है, लेकिन मणिपुर की चिंता नहीं है। और मणिपुर की चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे मणिपुर का ठेका हेमंता बिश्व शर्मा और मणिपुर के मुख्यमंत्री को दिया जा चुका है। मणिपुर के मुख्यमंत्री को इतना ठेका क्यों दिया गया? क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो कांग्रेस में था और कांग्रेस से 15 विधायक लेकर बीजेपी में आया था। जिस बीरेंद्र सिंह के कारण मणिपुर में सरकार बनी, उस मुख्यमंत्री को बीजेपी हटाना नहीं चाहती। उस मुख्यमंत्री के खिलाफ सारे लोग हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री हटे जो कांग्रेस से बीजेपी में आया, 15 विधायक लेके आया, और 60 में से 32 सीटें ही बीजेपी को मिली थी। तो बीजेपी के लिए वो मुख्यमंत्री बहुत जरूरी है। और वो मुख्यमंत्री कौन है? वो मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा का खास सिपह सालार है। और हिमंता बिश्व शर्मा क्या है? हिमंता बिश्व शर्मा इस उत्तर पूर्व के अघोषित प्रधानमंत्री हैं। मतलब उनको ठेका दे दिया है बीजेपी ने कि आप उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को देखिए। एक समन्वय समिति बनाई गई है और हिमंता बिश्व शर्मा उसके प्रमुख हैं। हिमंता बिश्व शर्मा नहीं चाहते कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हटें, जबकि राजनाथ सिंह चाहते हैं वो हटे, तमाम नेता चाहते हटे, लेकिन वो नहीं हटा सकते क्योंकि
वोट की भूख बीजेपी को इतनी गहरी है कि दल बदल करके आने वाले व्यक्ति के लिए पलक पावने बिछाए हुए हैं। 100 से अधिक लोगों की मौत हो जाए, 300 से अधिक लोग घायल हों, हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हो जाए, लेकिन बीजेपी उस महान दल बदलू को, जिसने बीजेपी की सरकार मणिपुर में बनवाई है, उसे हिलाना नहीं चाहती, उसे छेड़ना नहीं चाहती। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को मेरा बूथ सबसे मजबूत की चिंता है। वो अमेरिका जाते हैं, वो कायरा जाते हैं और बातें करते हैं पूरी दुनिया की, और विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन अपने देश के ही एक राज्य को, जो सीमावर्ती राज्य है, उसकी घोर उपेक्षा होती है, उसकी ओर देखना नहीं चाहते। क्योंकि बीजेपी अभी बिजी है अपने 9 साल के जश्न में, 9 साल की उपलब्धियों, कथित उपलब्धियों की रंगरेलियों में बीजेपी और उसके नेता व्यस्त हैं। और उन्हें लगता है कि मणिपुर पे क्या ध्यान देना, उत्तर पूर्व का छोटा सा राज्य है, कुछ लाख आबादी है, और वहां हम क्यों इतनी मेहनत करें, ये बीजेपी के लोगों को लगता है। दूसरी बात, उन्हें लगता है कि दल बदलुओं को कोई सम्मान तो देना चाहिए, उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए और स्थायी पुरस्कार मिलना चाहिए। अब दल बदलू को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, भारत रत्न तो दे नहीं सकते, क्योंकि भारत रत्न देंगे तो देश भर में थू थू होगी। तो देश कहां जा रहा है, बीजेपी को उसकी चिंता नहीं है। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री इस तरफ कोई बात करना ही नहीं चाहते। एक सर्वदलीय बैठक जिस दिन होती है, गृह मंत्री करते हैं, उस दिन प्रधानमंत्री अमेरिका में होते हैं। तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर की उंगली चटक जाए तो प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं, लेकिन मणिपुर में वो ऐसी कोई बात नहीं करते कि भाई इतने लोग मर रहे हैं, शांति की अपील तो कर दो। आप मणिपुर नहीं जाना चाहते, शांति की अपील कर दो। कोई वो होनोलुलु तो है नहीं, है तो आपके देश का एक राज्य, लेकिन वो नहीं करना चाहते। तो इसके पीछे जो खेल है, राजनीति तो है, लेकिन राजनीति का स्तर इतना घटिया कर दिया है बीजेपी ने, और खास करके पिछले 10-12 साल में, 2012 से राजनीति इतनी घटिया हो गई है कि बीजेपी के ही जो शरीफ लोग हैं वो कोने पे बैठे हैं, और विपक्ष के शरीफ लोग बिना बात के निशाने पे हैं। राजीव जी जी बिल्कुल, विपक्ष के शरीफ लोग जो हैं बिना बात के निशाने पे हैं। क्या राहुल गांधी भी बिना बात के निशाने पे हैं? क्या राहुल गांधी का मणिपुर जाना अब भी आज की तारीख में बीजेपी को बहुत खटक रहा है? क्या ये ऐसी मतलब कहें कि दुखती रग पे उसको जख्म पे नमक छिड़क दिया है राहुल गांधी ने, या मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं मणिपुर के लोगों को राहुल गांधी? मगर बीजेपी परेशान क्यों है? बीजेपी की परेशानी का कारण क्या हो सकता है? क्या यहां से लग रहा है कि राहुल गांधी जनाधार, और उसमें भी जो नॉर्थ ईस्ट है, कह रहे हैं लोग, कई टेलीविजन चैनल्स में ये बात हो रही है कि पूर्वोत्तर को जीतने की, अपनी तरफ लाने की कोशिश में राहुल गांधी लगे हुए हैं। क्या यहां दिखाई दे रहा है? प्रेम कुमार जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी पूर्वोत्तर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हुए यहां नजर आ रहे हैं, या कुछ और है? क्या यहां मात खाती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी? राजीव जी, सक्रियता, एक अशांत क्षेत्र में सक्रियता, अगर ये राजनीति अगर जरूरी नहीं है तो इस अशांत क्षेत्र में खामोशी, वो राजनीति क्यों जरूरी? राजनीति करना, जिसको नकारात्मक अर्थ में बोलते हैं, राजनीति करना इस मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी से कोई सीखे कि कैसे वोट बैंक की खातिर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी लगातार चुप्पी है। भाई अमेरिका जाना प्राथमिकता है देश की। प्रेम कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रेम कुमार जी, जरा डिस्कनेक्ट हो गया हेडफोन थोड़ा उसको ठीक कीजिए। तब तक आता हूं सीधा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। किस रूप में आप देखते हैं अमलेंदु जी? जब तक प्रेम कुमार जी आते हैं, आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, किस रूप में देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मात खाते हुए, बीजेपी मात खाते हुए दिखाई दे रही है? 2024 से पहले बहुत सारी चीजें हैं, उसमें मणिपुर जाना, हम लोग तो कह ही रहे थे कि राहुल गांधी शायद मणिपुर चले जाएं, लेकिन शायद नहीं, आज पहुंच चुके हैं, और पहुंचते ही बवाल मचा हुआ है। यहां दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी बीजेपी को। क्या कहेंगे अमलेंदु उपाध्याय जी? असल में राजीव जी, मणिपुर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग था, ये कोई संयोग नहीं था। और राहुल गांधी ने उस प्रयोग की जो है वो एक तरीके से कहा जाए हवा निकाल दी बाहर मणिपुर जाकर के।
जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी पूरे पूर्वोत्तर में कर रही थी सांप्रदायिक हिंसा फैला करके, राहुल गांधी ने उस सांप्रदायिक हिंसा की आग पे प्यार का पानी छिड़क दिया है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का असली सबब यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरी की पूरी जो आप उसका इतिहास उठा करके देखिए, वो नफरत पे ही पलती है। उसकी राजनीति तभी चलती है जब देश के अंदर अशांति हो, लोगों के अंदर आपसी सद्भाव में कमी हो, एक दूसरे प्रति वैमनस्य हो, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति फलती और फूलती है। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर में जिस तरीके से खतरनाक खेल खेल रही थी और जिस तरीके से बीच में पहले खबरें आई कि उग्रवादी संगठनों के साथ भी जो है भारतीय जनता पार्टी की वहां साठगांठ थी मणिपुर के चुनाव में, उसने किस तरीके से वहां लिया, मतलब वो खबरें आई इस देश की मीडिया में ही आई, हम लोगों ने खुद पढ़ी वो खबरें। तो कुल मिलाकर के राजीव जी जिस तरीके किए जा रहे हैं, जिस तरीके से वहां उग्रवादी संगठनों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किए, पूर्वोत्तर के हर राज्य में जो है कहीं ना कहीं जो बल्कि एक बड़ा नेता तो उनका मेघालय में उनका यहाँ पकड़ा गया था, उत्तर प्रदेश में ही आकर के वो कई जो था वो चलाया करता था अपने उसके हथियार पकड़े गए थे भयंकर तरीके के। तो कुल मिला के राजीव जी जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, राहुल गांधी ने सिर्फ उस राजनीति की जो हवा निकाली है, तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ गई है। अब अगर प्रधानमंत्री चले जाते मणिपुर या एक अपील ही कर देते प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का क्या चला जाता, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा कर नहीं सकते, और इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर मणिपुर जलता रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूर्वोत्तर में चलती रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलती रहे, इसलिए मणिपुर का चलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के हिसाब से। अब जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक व्यक्ति है तो राहुल गांधी राजनीति करेंगे, लेकिन वो राजनीति किस लिए हो रही है? सवाल यह है कि उस राजनीति का लक्ष्य क्या है। उस राजनीति का लक्ष्य अगर लोगों के बीच सद्भाव बढ़ाना है, उस राजनीति का लक्ष्य अगर आपसी वैमनस्य को खत्म करना है, उस राजनीति का लक्ष्य अगर एकजुटता कायम करना है, भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है, तो राजनीति इसका स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस निकृष्ट दर्जे की राजनीति कर रही है कुल मिलाकर के इस समय, और जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के हमलावर है, मुझे लगता है कि ये काम जो राहुल गांधी जाकर कर रहे हैं, जब गए थे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको करना चाहिए था ये काम, वो करके नहीं आए। हमारे प्रधानमंत्री को ये काम जाके करना चाहिए था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो थे पूरे चुनाव भर जो थे वो कर्नाटक में व्यस्त रहे, फिर अमेरिका चले गए, लौट के आए तो मध्य प्रदेश चले गए चुनाव लड़ने के लिए। तो यानी हमारे प्रधानमंत्री के पास देश की समस्याओं के लिए समय नहीं है, इस सरकार के पास देश की समस्याओं के लिए समय नहीं है। मणिपुर के विपक्षी दल जो 10-10 विपक्षी दल जो है वो दिल्ली में आकर के घेरा डाले जाते हैं, प्रधानमंत्री को उनसे मिलने का समय नहीं है, और सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाती है तो कई दिन के बाद बुलाई जाती है। तो ऐसे समय में जब सरकार संवेदनहीन हो, सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल चुकी हो, सरकार को यह ख्याल ही नहीं हो कि उसकी जिम्मेदारी जो है इस देश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी है, मुझे लगता है कि मणिपुर के अंदर धारा 356 लगाने से बेहतर होता अगर कोई ये संविधान में होता कि केंद्र की सरकार में भी जो कोई 356 लगाई जा सकती है, तो ये सबसे अच्छा मौका था कि केंद्र की सरकार पर जो थी वो 356 लगाई जाती। लेकिन चूंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है नहीं, तो राज्य को कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन देश जो है निश्चित तौर पर बहुत ही असुरक्षित हाथों में, देश असुरक्षित हाथों में है, ये कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। और यहीं से शुरुआत होती है राहुल गांधी की राजनीति की। राहुल गांधी कुछ दिन पहले अभी देखिए कि करोल बाग पहुंचे, वहां किसी का स्क्रू जो है वो टाइट करते हुए नजर आए रिंच से, ये भी आपने देखा, उस पर भी खूब चर्चा हुई। लेकिन आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी एक बार फिर से आपके पास, आपकी आवाज़ रुक गई थी, दोबारा वहीं से शुरुआत चाहता हूं आपसे। आप जो कह रहे थे प्लीज अपनी बात रखिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही। चलिए आवाज नहीं आ रही है तो थोड़ा इधर से चेक करवाता हूं क्या क्या गड़बड़ है। लेकिन सुनील शुक्ला जी, सुनील शुक्ला जी, सवाल यही है कि राहुल गांधी पहुंचे हैं मणिपुर और इधर परेशान है दिल्ली की सरकार, आखिर कारण क्या है? और ज़रा कहूँगा हमारे यहाँ प्रोड्यूसर से कि ज़रा प्रेम कुमार जी से बात कीजिए, और या नहीं तो दोबारा कनेक्ट करने के लिए कहिए ताकि उनकी आवाज़ आए। आवाज़ आ रही थी, अचानक टूट गई आवाज़। लेकिन सुनील शुक्ला जी, ज़रा राहुल गांधी की इस यात्रा 2 दिन की यात्रा है, और 2 दिन की यात्रा में राहुल गांधी पर पूरा का पूरा फोकस, और परेशान खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे टाइप से यहाँ बीजेपी
के प्रवक्ता कह रहे हैं। अमित मालवीय का भी लंबा चौड़ा ट्वीट आया है, वो भी बहुत सारी बातें उसमें लिख रहे हैं और बाकी चीज़ें तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। लेकिन प्रतिक्रिया देना, टिप्पणी करना, विश्लेषण करना हम पत्रकारों का काम है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो विपक्षी दल कर रहे हैं, और विपक्षी दल अपनी जिम्मेदारी को और लोगों के साथ अपने को जोड़ने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। तो ये तो बेचैनी होनी ही होनी है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो राजनीति करना कौन सा पाप है? राजनीति करने के लिए तो आए हुए हैं वो, और सरकार ने उनको, लोगों ने उनको अपना जनादेश दिया विपक्षी राजनीति करने के लिए। राजनीति करने के लिए तो कहा है, उनको हरिद्वार का पंडा तो बनाया नहीं है, उनको कर्मकांड करने के लिए तो कहा नहीं है। और राजनीति करना कब से अपराध हो गया? अगर लोगों की समस्याओं को उठाना, लोगों के कष्ट में उनके साथ खड़े होना, उनकी समस्याओं को आवाज देना, उनके समस्याओं के साथ संवेदनापूर्वक जुड़ना, ये कैसे अपराध हो सकता है? ये तो अपराध उन लोगों की। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। ये देखिए कैंप के अंदर राहुल गांधी, जैसे दोस्तों बता भी रहा हूं कि बीच बीच में इस कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैंप के अंदर ये महिला कॉलेज में कैंप है और उस कैंप में चूड़ाचांदपुर कैंप में जो जगह है वहाँ महिला कॉलेज, और उस कॉलेज में कैंप में राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। इस वक्त देखिए छोटी सी बच्ची और तमाम कैसे लोग रह रहे हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं राहुल गांधी। ये तस्वीरें आती रहेंगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और अपनी चर्चा को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और थोड़ा सा ऑडियो को सुना देते हैं क्या कुछ यहाँ बातचीत हो रही है। सुनील जी बस कुछ मिनट चाहिए, कुछ सेकंड चाहिए आपसे। इस ऑडियो को जरा सुन लेते हैं क्या कुछ चल रहा है। ये स्कूल है क्या? हाँ, स्कूल है, कॉलेज है, लेडीज कॉलेज है। कौन है अंदर? सब जगह जाएंगे सब जाएंगे। बस ये इतना भीड़ होने का क्या फायदा है? धीरे 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 आगे वाले में चले जाइए, आगे वाले में। आइडल गर्ल्स कॉलेज ये देख रहे थे आप, इसमें ये कैंप है और इस कैंप में राहुल गांधी पहुंचे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। और ये पूरा चलना है अभी 2 दिन तक, आज और कल राहुल गांधी का ये कार्यक्रम, और ये चलता रहेगा। और ये तस्वीरें जैसे जैसे आएंगी, क्या दिल्ली में यहाँ तकलीफें वैसी बढ़ेंगी? बड़ा सवाल है। लेकिन सुनील शुक्ला जी, सुनील जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए। हमारे तमाम साथियों के बीच लेके आइए और इस कैंप को हम दिखा रहे हैं दोस्तों, कैंप में क्या कुछ चल रहा है। और सुनील जी शायद स्टिल हो गए हैं। प्रेम कुमार जी की आवाज़ आ रही है हमारे पास? जी प्रेम कुमार जी, अच्छा सुनील जी भी आ गए। सुनील जी पहले आपके पास ही सुनील जी आता हूँ, फिर प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी दो मिनट रुकिए जरा सुनील जी के पास में। जी सुनील जी, आज वीडियो ऑडियो सब गड़बड़ है, गड़बड़ उधर है मणिपुर में, वहाँ शांति बहाली चाहिए और यहाँ हम उस शांति बहाली के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफें आती है जीवन में दोस्तों, जो आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी देखिए राजीव जी, इस बीच में जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ राहुल गांधी जी प्रेजेंट हैं लोगों के बीच, तो जो है हमारा लोमहर्षक तस्वीरें हैं, जो हमें एक अलग इमोशंस में ले जाती हैं कि कैसे अपने घर से दूर एक स्कूल में पूरा परिवार अपनों से अलग होकर के एक समूह में रहने को विवश है, और वो कब तक ऐसी स्थिति में रहेगा ये भी उनको पता नहीं है। और हमें नहीं मालूम कि खान पान की व्यवस्था उनकी कैसे हो रही है,
तब जबकि बड़े इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ होता है, घर से निकलना मुश्किल है, कब हमला हो जाएगा वो मुश्किल है। और ये यहाँ पूरी तरीके से सरकार फेल्योर है भाई। डबल इंजन की सरकार इस तरीके से बैठती है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि, और ईश्वर न करे ऐसी डबल इंजन की सरकार किसी जगह पर हो जहां पर के इतने लाचार और इस बेबसी की हालत में लोगों को जीना पड़े। और हमें बहुत आश्चर्य होता है जब बीजेपी के नेता इस बात पर आपत्ति करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि राहुल गांधी मणिपुर क्यों गए। तो क्या करते, राहुल गांधी भी बिहार जाते, राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश जाते, वहां चुनाव की रैलियां करते। जो राहुल गांधी तो सरकार नहीं है, सरकार का मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होता है, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, चुनाव की रैलियां कर रहे हैं। ये क्या प्रायोरिटी है? हमारी प्रायोरिटी आज मणिपुर के अलावा कुछ भी नहीं है। और राजीव जी, मुझे तो महात्मा गांधी याद आते हैं भाई। वो कोलकाता में बैठ गए, जब तक दंगा शांत नहीं हुआ वो हिले नहीं। दंगा शांत कराने के बाद ही कोलकाता से निकले। आजादी के बाद की घटना में याद दिला रहा हूं। और आज हमारे हुक्मरान मुंह ताकने नहीं जा रहे वहां। और अगर राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, लोगों के बीच आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, तो वो राजनीति हो गई। राजनीति वो है जो बह रहे आंसुओं से मुंह फेर ले और चुनावी रैलियां करे। राजनीति उसको बोलते हैं, आंसू पोंछने को राजनीति नहीं बोलते हैं। और नेता कहते किसको हैं? जाके मणिपुर के लोगों के बीच में जो दृश्य आप दिखा रहे हैं, वो दृश्य बता रहे हैं कि नेता जमीन से बनता है। जब लोगों के दुख दर्द के बीच में व्यक्ति पहुंचता है तो वो नेता और बड़ा नेता और महान नेता बनता है। गांधी जी ने भी जन यात्राएं की, लोगों के बीच दुख दर्द में मौजूद रहे। और आज सत्ता से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि विश्व गुरु बन रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अपने देश की जनता के आंसू पोंछने का उनको वक्त नहीं है। क्या ऐसे लोगों को नेता कहते हैं? क्या ऐसे व्यक्ति नेता हो सकते हैं? ऐसे नेताओं को धिक्कार है जो कि अपनी जनता के बहते हुए आंसू को पोंछने का वक्त ना निकाल सके। ट्विटर के जमाने में ट्वीट करने का वक्त जिसको नहीं हो, जो एक शब्द अपने रोज भाषण देता हो लेकिन भाषण में मणिपुर के लिए जगह नहीं हो, मणिपुर से आए हुए विधायकों से मिलने का समय नहीं हो, मणिपुर से आए हुए प्रतिनिधि मंडल से मिलने का वक्त नहीं हो, आप विदेश छोड़कर, उन सबको छोड़कर विदेश चले गए। चलिए, विदेश प्रायोरिटी थी हमारी, देश की जरूरत होती है, लेकिन लौटने के बाद आपने क्या किया? लौटने के बाद आप चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, और जो व्यक्ति उस अर्जेंसी को छोड़कर जनता के बीच जा रहे हैं उसको आप राजनीति करना बता रहे हैं। आप ये देखिए कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। अगर वहां मैतेई समुदाय और नगा कुकी की राजनीति को भी देख ले तो राहुल गांधी जिनके आंसू पोंछ रहे हैं उनसे बहुमत नहीं बनता है। ये समझ लीजिए, बहुमत की सियासत वो नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जब धारा 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रखा तो वोट नहीं देखा था उन्होंने वोट गंवाए थे, उनके हाथ से वोट निकल गए। वो राजनीति नहीं थी। आज भी मणिपुर में जो आंसू पोंछने का काम किया जा रहा है उससे उनको वोट मिलने और सरकार में आने का कोई उम्मीद नहीं है। उल्टा हो सकता है, लेकिन क्या इस डर से सच्चाई और ईमान की बात छोड़ दी जाएगी? इस डर से क्या मानवता के लिए बोला नहीं जाएगा? ये वक्त का तकाजा है कि बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो वास्तव में मानवता के खिलाफ है कि आप किसी को मणिपुर जाने पर कोस रहे हैं। अरे जनता वहां ललायित है नेताओं से मिलने के लिए कि कोई आए, हम उनको अपना दुख दर्द सुनाए, और उनसे वहां मिलने के बजाय उनको रोका जा रहा है। ये कैसा शासन है? ये कैसा प्रशासन है? ये बड़ा सवाल है राजीव जी। ये बहुत इमोशनल मौका है। जी बिल्कुल, ये इमोशनल मौका है, बिल्कुल इमोशनल मौका है। और अगर आप मणिपुर में हैं या मणिपुर की तस्वीरें अगर आप देख रहे हैं तो आप खुद सिहर उठेंगे। भाई, कोई भी अपने घर को छोड़कर और वहाँ से कहीं और किसी कैंप में रहने के लिए इस बरसात के मौसम में अगर उसको रख दिया जाए और रहने के लिए मजबूर किया जाए तो इससे दुखद और क्या हो सकता है। और देखिए, विडंबना ऐसी है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं इस देश के, दुनिया में डंका बजता है, ऐसा ही कहा जाता है। अमेरिका गए, भारत में लोकतंत्र पर वो उन्होंने लंबी लंबी बातें की, अपनी राय रखी, लेकिन उसके बाद क्या है, एक शब्द मणिपुर का मां तक नहीं आप कहते हैं। बहुत इमोशनल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, बहुत इमोशनल मौका है और संवेदनशीलता की हद तक है जहां आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो खुद सिहर उठेंगे। एक बार फिर से आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, आपकी आवाज रुक गई थी, प्लीज अपनी बात आप आगे बढ़ाइए। तकनीक के शिकार हैं हम लोग राजीव जी, उससे बच सकते नहीं हैं जी, लेकिन इस समय तो हम लोग संवेदनहीन राजनीति के शिकार हैं। ऐसी राजनीति के शिकार है यह देश जिसके जो हुक्मरान हैं उनकी संवेदनहीनता मर चुकी है, संवेदनशीलता मर चुकी है। एक देश के एक हिस्से में एक बड़ी आबादी विस्थापन का दर्द भोग रही हो, लोग अपना घर बार छोड़ के भागने के लिए मजबूर हों, उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह ना हो, खाने के लिए अनाज ना हो, जो वहाँ सैनिक बल तैनात हैं उनके रसद पानी पहुंचने पर लोग रोक लगाने के लिए सड़कों पर उतर जाएं, और सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार किस बात के लिए होती है? सरकार अगर लोगों को बेहतर सुरक्षा नहीं दे सकती है, बेहतर व्यवस्था नहीं दे सकती है, तो किस बात के लिए सरकार है? तो लोग पाषाण युग में रहते हैं, कबीलाई सभ्यता रहती, इसमें कौन बुराई थी? हम सभ्यता और संस्कृति की बात क्यों करते हैं? अगर इस देश का एक व्यक्ति भी, इस देश का एक क्षेत्र भी अशांत है, लोगों में बेचैनी है, और उसको आप गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो वहां के कहने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार एमएलए हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हैं। उन्होंने लोग इतनी एक गलत तथ्य प्रस्तुत करने की कोशिश की, पूरे मामले को एक अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की कि साहब पिछले सालों में जो कुकी समुदाय है उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही। इंटरव्यूअर ने पूछा कि साहब जो जनगणना के आंकड़े हैं तो नहीं बताते, और जनगणना के आंकड़ों के अलावा इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, कैसे कर सकते हैं आप? लेकिन वो इसी बात को अपना रटे हुए थे। और तथ्य भी यही है कि कुकी और मैती समुदायों की जो जनसंख्या है, कोई ऐसा वृद्धि नहीं हुई जिसको लेकर के वहां का इलाका चिंतित हो जाए। अगर आप मैं मणिपुर के लोगों को जाकर के मेघालय में शरण लेना पड़े, एक राज्य सरकार की स्थिति यह हो जाए कि वह इन शरणार्थियों को, अपने देश के शरणार्थियों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए उसको अन्य राज्यों से चाहे केंद्र से मदद मांगने की नौबत आ जाए, कौन सी व्यवस्था है ये? और उसके बाद आप कहते हैं कि हम सुशासन दे रहे हैं। अब आप एक बात कहते हैं कि 9 साल की हमारी उपलब्धियां हैं, ये कौन सी आपकी उपलब्धियां हैं? और इसके बाद भी आप उपलब्धियों का दावा कर सकते हैं? ये संभव है? अगर इस सोचिए, और राहुल गांधी ने क्या किया? एक राजनेता को जो करना चाहिए था वही किया। राहुल गांधी अपने आप को लोगों के साथ जोड़ना, ये आज की जरूरत है। अगर आप दुख और दर्द में परेशान हाल व्यक्तियों से अगर आप केवल उनका हाल चाल पूछ लेते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं, तो उनके दर्द को काफी कुछ कम कर लेते हैं। आप ये बताते हैं कि हम आपके कष्ट से, हमें परेशानी है, हम भी आप कष्टित हैं, और हम आपके साथ, आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़े हैं। सरकार के साथ कोई सरकार है? अभी प्रेम कुमार जी ने जो बात कही कि मणिपुर का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में बैठा रहा और सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने मिलने का भी समय नहीं दिया, उसके लिए कितना समय की आवश्यकता थी? इस तरह के प्रतिनिधिमंडल और इस तरह की इमरजेंसी में लोग तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एयरपोर्ट में लोगों से मिले हैं, और वहीं उन्होंने बैठकें की हैं और अपनी लोगों से बात सुनी है। और एक नेता अगर मिलने जा रहा है और उस राज्य का दौरा करने का प्रयास कर रहा है, तब उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने नहीं, पूरी कांग्रेस ने मणिपुर के मामले में इस सरकार को और बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया। राहुल गांधी की इस यात्रा के पहले याद कीजिए आप, कांग्रेस ने अपना शिष्टमंडल भेजा था। अजय कुमार जी जो पार्टी के प्रवक्ता है, वो शिष्टमंडल के प्रमुख थे वो, और वहां से लोगों से मिलने के बाद आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसके बाद कांग्रेस ने एक सर्वदलीय शिष्टमंडल लेकर के सरकार से मिलने की कोशिश की। फिर सरकार ने सर्वदलीय जो बैठक बुलाई, आपत्तियों के बावजूद भी उस बैठक में शामिल हुई, और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता ने सरकार पे आरोप लगाया कि पूरे तथ्य रखने नहीं दिए गए उनको उस बैठक के। ये आरोप लगे, इसकी आज तक इसका खंडन में नहीं किया गया कि जो वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं वो गलत है या सही है। तो इस पूरे के पूरे मामले में, मणिपुर के पूरे मामले में सरकार से बहुत आगे है कांग्रेस, और कांग्रेस ने अपने साथ जोड़ने की कोशिश, कोई राजनीति नहीं की
केवल कांग्रेस ने अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जो इस समय विस्थापन का कष्ट भोग रहा है। राज्य में जो दो समुदायों के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है, ये किस तरह का सुरक्षा का भाव पैदा कर रहा है? क्या 21वीं सदी के इस दौर में सरकार के रहते हुए अगर दो समुदायों के बीच में असुरक्षा का भाव पैदा होता रहे तो आप पिछले सरकार कैसे चला रहे थे? पिछली सरकार तो आप ही की थी। और अगर आप बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी जिस जगह रहते हैं वहां की बात नहीं करते। अगर वो भोपाल में थे तो भोपाल की सरकार की बात करते। भोपाल में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जो गैर भाजपा सरकारें हैं वहां पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है, जबकि जिस राज्य में वो बोल रहे थे मध्य प्रदेश में, वह इस देश के उन 3 राज्यों में शामिल है जहां सबसे महंगा पेट्रोल बिकता है। उस बात का भूल गए आप। उस राज्य में बैठ करके आपने मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं आप। इन राजनेताओं की अपील का मतलब होता है, उनको लगता है कि एक बड़ा नेता, हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रमुख नेता हमारी समस्याओं से चिंतित है। लोगों में एक सुरक्षा का भाव पैदा होता है। और अगर आप उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी सरकार ने तो उसका निर्वहन नहीं किया। और आज भी राहुल गांधी के ऊपर या इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मणिपुर की यात्रा को लेकर के जो उनके हमले हो रहे हैं वह भी एक गैर जिम्मेदाराना रवैया, जो उन नेताओं के वहां पहुंचने पर लोगों के घाव पे मरहम लगता उसको कमजोर करने की कोशिश है। वहां भी एक राजनीतिक दल के रूप में भी आप एक जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल भी है। एक राजनीतिक दल के रूप में उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वह लोगों की समस्याओं के साथ अपने आप को जोड़े, उनके दुख दर्द में शामिल हो और उनके दर्द को कम करने का प्रयास किए। अगर कोई राजनीतिक दल जा रहा है वहां और आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप उसको खारिज कैसे कर सकते हैं? और आप तो मानवता के नाम पर जो कोशिशें की जा रही हैं आप उसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं और उस पूरे की पूरी इनिशिएटिव को, एक पूरी की पूरी कोशिश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे मामले में मेरा मानना है राजीव जी कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया है और लोगों के बीच में अपनी एक साख बनाई है कि अगर कोई कष्ट है, दर्द है लोगों के साथ, कोई समस्या है तो वो खड़े हैं वहां। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और यहीं से शुरुआत होती है राहुल गांधी की पॉलिटिक्स क्या है वो आप समझ सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कब, यानी पैदल यात्रा कब शुरू हो, इसके बारे में लोग सवाल तो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा ही कर रहे हैं, भारत जोड़ने का काम ही कर रहे हैं। आना चाहता हूं विजय शंकर सिंह जी आपके पास और आपसे भी समझना चाहता हूं, पुलिस का एक अनुभव, आपका लंबा अनुभव रहा है, राहुल गांधी को 20 किलोमीटर आगे रोका जाना, इसको किस रूप में देखा जाए? एक बात। और दूसरी बात, अब राहुल गांधी पहुंच गए हैं वहां कैंप में, पहुंच करके लोगों से मिल रहे हैं और यहां से दिल्ली से बैठ करके देखा जा रहा है कि वो वहां पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपके विचार इस पर? सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी को जो रोका गया है उसके बारे में स्पष्ट कर दूं कि इस तरह का निर्णय हमेशा पॉलिटिकल निर्णय होता है, ये ब्यूरोक्रेटिक निर्णय नहीं होता है। ये पुलिस नहीं तय करती है, न वहां तय करते हैं। ये निर्णय राजनीतिक बॉसेस तय करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री के स्तर से तय हुआ हो या केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्तर से तय हुआ। राहुल गांधी की हैसियत के नेता को रोका जाना स्थानीय लोगों के स्तर पर नहीं तय होता, ये ऊपर से तय होता है। उन्हें कहा जाता है कि आप इनको यहाँ रोकिए। ये बात अलग है कि अफसरान ऊपर वालों को बताते हैं, राजनीतिक बॉसेस को बता देते हैं कि इनको रोकने की क्या आगे समस्याएं पैदा हो सकती हैं और रोकने से और समस्या बिगड़ेगी या कम होगी, ये भी उनको बता दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह की जिद ऊपर से कभी कभी आती है तो वही उसे माना जाता है। दूसरी बात, इस समय जो गृह मंत्रालय है वो अमित शाह जी के अंतर्गत है, वो देश के गृह मंत्री हैं और संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार मणिपुर की कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री के पास है, गृह मंत्रालय के पास है। उन्हीं के आदेश पर वहां पर सुरक्षा बल भी गए हैं, सेना का भी मूवमेंट है और वहां का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में बिना उनकी मर्जी से रोका जाना संभव नहीं रहा होगा और निश्चित रूप से उनका आदेश रहा होगा। अब रोकने का क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हम आपके सामने विजुअल में देख रहे हैं। अब हम आते हैं संबित पात्रा जी के इंटरव्यू पे। संबित पात्रा जी का एक वाक्य है कि वो गैर जिम्मेदार नेता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कर्नाटक के चुनाव के समय में ही मणिपुर में आग लगनी शुरू हो गई थी
धीरे धीरे मणिपुर सुलझने लगा था। उसके बाद अचानक हिंसा बढ़ गई। 100-150 लोग मारे जा चुके हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर कैंप में हैं। मैं निजी तौर पर मध्य प्रदेश कैडर के एक रिटायर्ड डीजी साहब को जानता हूं, जो मणिपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने पूरी नौकरी एमपी में की और जाके मणिपुर में घर बना के रहे कि अपने गांव घर में रहेंगे। उनका घर फूंक दिया गया और रात में 2 बजे उन्हें घर से भाग के कहीं नाले में शरण लेनी पड़ी। दूसरे दिन 100 वो बीएसएफ के बेस पे पहुंचते हैं, केंद्रीय पुलिस बल में। इस समय पता नहीं वहां है या एमपी आ गए, मुझे नहीं पता है। वहां के भाजपा के विधायकों को मारा जा रहा है, उनके घर जलाए गए हैं। निश्चित रूप से 2 महीने से इस आग लगी हुई है और इस आग लगने पर प्रधानमंत्री जी की एक ये भी यात्रा करना होना बड़ा ही हैरानी तलब है और ये सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी का कार्य केवल यही नहीं है कि वो चुनाव के दौरान अपने दल का नेतृत्व करें, अपने दल को चुनाव में विजय दिलाएं, बल्कि उनका दूसरा जो पहलू है गवर्नेंस का, उस मामले में निरत है। बीजेपी आरएसएस के बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के गवर्नेंस के मामले में ये कभी भी सफल नहीं रहे हैं। आप इनका इतिहास देख लीजिए, जब जब भी ये पावर में रहे हैं कोई न कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है। और यहाँ पर मैं हमारे मित्र जी कह रहे थे कि ये चाहते हैं कि आपसी रंजिश हो, ये चाहते हैं कि इस तरह का तनाव बढ़े, ये चाहते हैं कि हिंसा हो, क्योंकि यही इनकी पूंजी इसी दृष्टिकोण से ये सोचते हैं। तो राहुल गांधी जब हाथरस में गए थे दलित बच्चे के साथ बलात्कार और हत्या की घटना पे, तब भी बीजेपी को आपत्ति हुई। आज मणिपुर में जा रहे हैं तब भी उनको आपत्ति है। जब वो भारत जोड़ो यात्रा जो उनकी जनसंपर्क अभियान था, देश को जानने समझने का था, उनकी अपनी यात्रा थी, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि राजनीति तो राजनीति थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और राजनीति करने के लिए वो राजनीति में आए हुए हैं, वो इसलिए नहीं राजनीति में आए हुए हैं यहाँ पर कि कोई वो भाषण दें और केवल ये कहें कि नहीं हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसी राजनीति का जो जनता से जुड़ी हुई राजनीति है, जो जनहित की राजनीति है, जो दलितों और वंचितों के पक्ष की बात करती है, देश के कष्ट की बात करती है, ऐसी राजनीति का स्वागत होना चाहिए। ऐसी राजनीति का स्वागत नहीं होना चाहिए कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएं तो अडानी को ठेका दिला दें, श्रीलंका जाएं तो अडानी को पोर्ट दिला दें, इजराइल जाएं तो वहां से कुछ को ठेका दिला दें। तो निश्चित रूप से वो जो आप कर रहे हैं वो राजनीति में एक प्रकार की दलाली हुई। हो सकता है इस शब्द पर कुछ को आपत्ति लग जाए, लेकिन सही शब्द यही है। दूसरी चीज ये है कि अब मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के समय की देन है। बीजेपी आज यही एक श्वेत पत्र ला दे मणिपुर में कि कांग्रेस के पीरियड में क्या क्या गलती। आज कांग्रेस के हम लोग जवाब मांगे कि भाई आप बताइए, तो कह रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं करेंगे सिवाय इसके कि इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी का अचानक सक्रिय हो जाना, कांग्रेस पार्टी का अचानक सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सक्रिय हो जाना और इनकी हर बात के जवाब में खड़े हो जाना। तो अब ये लड़ाई लंबी चलेगी और ये इसका फैसला बहुत ही अच्छा होगा। और जब भी इसका परिणाम आएगा, मैं चुनाव की बात कर रहा हूं, तो बेहतर आएगा। पहली समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि वह ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे और वहां तो नॉर्थ ईस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में हेमंत बिश्व शर्मा की भूमिका चल रही है, उन्हें आप वहां भेज दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से कि आपके पॉलिटिकल हित होंगे और आप अपने पॉलिटिकल हित को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन पूरा का पूरा स्टेट 2 महीने से लगातार जल रहा है। लोग अपनी इस बरसात के महीने में, जबकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत बारिश होती है, मैं कुछ समय वहां रहा हूं, बरसात के दिन में रहना मुश्किल हो जाता है, जबकि मैं बड़ी सुविधा से था, अपने कैंप में था। लेकिन मुझे लगता है कि वहां गांव में जैसी स्थिति होगी वह हम लोग नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में लोग जिस तरीके से चाले लिए हुए हैं, ये बड़ा दुखद है। और राहुल गांधी की इस यात्रा का और इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को ऐसे मुद्दों पर जो जनता से जुड़े हुए सामने आना चाहिए। जी, ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी सामने आ भी रही है और आना भी चाहिए। और मामला जो है, मसला जो है वो मणिपुर का है। मणिपुर के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं तो यहां परेशानी बीजेपी को क्यों हो जा रही है। क्या बीजेपी का ये काम नहीं है कि मणिपुर में शांति बहाल करे? लेकिन पिछले 2 महीनों से मणिपुर जल रहा है, लोग अपने अपने घरों से बाहर हैं और कैंप में गुजारा कर रहे हैं, मौसम खराब है। ऐसे में आप प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए राहुल गांधी वहां पहुंचे, मणिपुर पहुंचे हैं और वहां पर बवाल मचा।
सुबह से लेकर के यही बताया जा रहा था कि अब राहुल गांधी को बैरंग वापस आना पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी वापस नहीं आए। वो इम्फाल से फिर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचते हैं उन कैंपों के में जहां पर गुजर बसर कर रहे हैं वहां के लोग, वहां की जनता जो है वो जो परेशान है। और आप सब जानते हैं कि 2 गुटों में वहां लड़ाई चल रही है, मैतेई और नगा कुकी। नगा कुकी एक साथ हैं और मैतेई अलग है। और ये पूरी कहानी आप लोग जान चुके हैं कि क्या कुछ है वहाँ पे। अगर नहीं जानते हो तो एक वीडियो मैं थोड़ी देर बाद इसी में शेयर कर दूंगा, उसको ज़रूर देख लें। अभी से लगभग महीने भर पहले मैंने ही बनाया था उस वीडियो को, उससे आपको वहाँ की स्थिति जो है क्लियर हो जाएगी। जब ये इस घटना की शुरुआत हुई थी उसी समय उस वीडियो को हम आप लोगों के बीच पहुँचा चुके थे कि आखिर चल क्या रहा है मणिपुर में, ये घटना है क्या, ये सब समझाने की कोशिश उस वीडियो में है। आना चाहता हूं एक बार फिर से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। बहुत गंभीर मसला और बहुत ही संवेदनशील मसला भी है, और एक ऐसा मामला जिसकी चर्चा करें तब भी रूह कांप जाती है। परेशानी जो है वो सामने दिखाई देने लगती है, और उन महिलाओं को, उन बच्चों को जिनकी तस्वीरें आप देख रहे थे, उनसे राहुल गांधी बात कर रहे हैं। उन तस्वीरों को हम यहाँ तक अगर हम पहुंचा रहे हैं और खुद देख रहे हैं तो परेशान हो जा रहे हैं। उनकी परेशानियां कितनी होंगी ये सब आप और हम और तमाम लोग समझ सकते हैं। जो संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, वो तो समझ ही सकते हैं। लेकिन ये संवेदनाएं सरकार में क्यों नहीं है? आखिर राहुल गांधी वहां जा रहे हैं तो सरकार को इसमें राजनीति क्यों दिखाई दे रही है? और चलिए राहुल गांधी राजनीति करने गए, ये भी मान लिया, लेकिन सरकार वहां पर शांति बहाली के लिए अभी तक कर क्या रही है, इसका एक रोड मैप तो दे, सामने रखे तो हम भी बात करना छोड़ देंगे। हम भी यही कहेंगे कि नहीं जी वहां बहुत बहुत प्रयास हो रहे हैं। आपको लगता है क्या कि प्रयास हो रहे हैं, वहां पे कोशिश हो रही है वहां पे? देखिए राजीव जी, सबसे मार्मिक दृश्य जो आपने दिखाया, जब वो अबोध बच्ची मच्छरदानी के अंदर लेटी हुई है, इतनी सुंदर बेटी, भारतवर्ष की बेटी, उसके दिमाग में आज क्या प्रश्न उठ रहे होंगे राजीव जी? ये वही प्रश्न उठ रहा होगा जो मोदी जी ने विदेश में जाके कहा था कि 2014 से पहले जन्म लिए हुए लोग सोचते थे कि कैसे भारत में हम पैदा हो गए हैं। आज वो अबोध बच्ची ये सोच रही होगी, सपने में उसके आ रहा होगा, मैं कैसे देश में पैदा हो गई। मैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के देश की इतनी अवनति कैसे हो गई कि मैं यहां अबोध बच्ची यहां एक मच्छरदानी में लेटी हूं और मेरी मां, चाची और बुआ और मातृशक्ति बाहर संघर्ष कर रही है खाना खाने के लिए। आप सोचिए उस बच्ची के दिमाग में। और मैं विश्वगुरु से पूछना चाहता हूं, तथा कथित विश्वगुरु से पूछना चाहता हूं, ये अबोध बच्ची और वो जो वहां बेटियां जिनके साथ राहुल गांधी मिल रहे हैं, क्या ये इस देश की बेटियां नहीं है? क्या ये इस देश की मातृशक्ति नहीं है? क्या इस देश की मातृशक्ति केवल उत्तर जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं वो हैं? क्या आप अपने देश को भाषा के आधार पर, चेहरे के आधार पर, नस्ल के आधार पर बांटना चाहते हैं? इस देश को तोड़ना चाहते हैं? देखिए राजीव जी, जितने लोग आज राहुल गांधी के साथ मुझे मणिपुर में दिखाई पड़े, इतने खूबसूरत लोग, इतने प्यारे लोग, इतने देशभक्त लोग, इतने राष्ट्रभक्त लोग, और ये मूर्ख, ये दुष्ट, ये राष्ट्र विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग इनको भी कहेगा कि पाकिस्तान चले जाएं, इनको भी राष्ट्र विरोधी कह देगा। ये राष्ट्रभक्त लोग हैं। ये मिजोरम में हो रहा है, जो नागालैंड में हो रहा है, जो ये मणिपुर के अंदर हो रहा है, अरुणाचल में हो रहा है, ये सबसे खूबसूरत लोग हैं। आप दक्षिण वालों को वहां भाषा के आधार पर बांटते हैं, अपना दूध उनके यहां जाके उनके जो दुग्ध केंद्र हैं उनको बंद कराने का प्रयास करते हैं, हर जगह गुजरात को थोपने का प्रयास करते हैं, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट को आप जलाने का प्रयास करते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का सबसे प्यारा भाग है, भूभाग है, और इस देश को हम उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं राजीव जी, आपके इस चर्चा के माध्यम से। आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारे भाई बहन हैं, हम उत्तर भारतीय लोग, हम हिंदी भाषी लोग आपको अपने बच्चों की तरह मानकर अपनी जान की कीमत पे आपकी रक्षा करेंगे। सत्ता को बदल दीजिए। सत्ता के बदलने के बाद 2024 के बाद इस देश में केवल शांति होगी, प्रेम होगा, सद्भाव होगा, कोई जाति विद्वेष नहीं होगा, कोई धार्मिक विद्वेष नहीं होगा। गोडसे को हम नहीं पनपने देंगे। महात्मा गांधी की विचारधारा ही चलेगी, और जो महात्मा गांधी आज जिंदा होते करते वही राहुल गांधी राजीव जी आज कर रहे हैं। जी, राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो महात्मा गांधी अगर आज होते तो करते।
और बिल्कुल एक रास्ता है। राहुल गांधी जी, हर इंसान हमेशा नहीं होता है, एक न एक दिन उसे जाना है। हालांकि गांधी जी के साथ दूसरी कहानी आप सब जानते हैं, गांधी जी के नाम के साथ साथ गोडसे भी जुड़ा हुआ है, लेकिन काश गोडसे गांधी की राह पर चलता, नहीं चला, गांधी को खत्म कर दिया। लेकिन गांधी को खत्म करके भी गांधी के उसूलों को गोडसे ने खत्म नहीं किया, और यहीं से शुरुआत होती है कि वो एक रास्ता गांधी जी बनाकर इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए चले गए, जिस राह पर चलते हुए बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग जो हैं वो दिखाई देते हैं। उनमें से एक राहुल गांधी हैं और आज पहुंचे हुए हैं मणिपुर, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं और उन सब के बीच इस चर्चा को हम लेके आ भी रहे हैं, उनसे भी उनके विचारों को सुन रहे हैं। आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास। गांधी की बात होती है हमेशा, आप भी कर रहे थे, अभी स्वामी जी भी कर रहे थे, लेकिन यहां जब पॉलिटिक्स की बात होती है, 2024 छाया हुआ है, उससे पहले बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो बाहर निकाले जा रहे हैं। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसकी चर्चा खूब हो रही है। चर्चा जो है विपक्षी दलों की भी हो रही है। आज अमित शाह बिहार में हैं और वो विपक्षी दल पे हमलावर हैं, नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं भोपाल तो वहां वो हमलावर हो जाते हैं विपक्षी दलों पे। यानी साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं डर है, भय है, परेशानी है कि 2024 पता नहीं सत्ता जो है 2024 में हमसे दूर ना हो जाए, और यहां पर कुछ ना कुछ राह ढूंढने की, खोजने की कोशिश, और वहीं पर राहुल गांधी जो हैं वो आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा इस राजनीति को समझाइए कि जो राजनीति चल रही है उस राजनीति में बीजेपी कहां दिखाई दे रही है और राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस कहां दिखाई दे रही है। राजीव, जो राजधर्म नहीं जानते वो प्रेम और सद्भावना का धर्म कैसे जानेंगे? वो भाषा उन्हें कैसे समझ में आएगी? उन्हें तो एक ही भाषा समझ में आती है और उस भाषा के जरिए वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हमेशा विकास की बात करते हैं, विकास कहीं दिखता नहीं है। विकास दिखता नहीं है तो फिर धर्म की बात आ जाती है। धर्म की बात करते हैं तो नफरत बोते हैं। सद्भावना और शांति का पाठ नहीं पढ़ा सकते। वो गांधी को तो इसीलिए नहीं मानते क्योंकि गांधी को मारने पर ही उनकी सत्ता कायम होती है। गांधी को बचा कर रखने पर उनकी सत्ता कायम नहीं हो सकती। गांधी को जो भी इस देश में बचाएगा, जो भी इस दुनिया में बचाएगा, वह प्रेम की बात करेगा, सद्भावना की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, मानवता के कल्याण की बात करेगा। इन्हें तो वो बात करनी ही नहीं है, तो ये तो यही कहेंगे ना। सब सवाल यह है कि यूसीसी का मामला 18 में क्यों नहीं लाया? जब 14 में आपकी सरकार बनी तब क्यों नहीं लाया? 9 साल गुजर गए। यूसीसी करना चाहते हैं, सीएए करना चाहते थे, वो फेल हो गया, अब यूसीसी करना चाहते हैं। मतलब एक साफ है कि आप एक धर्म विशेष, एक कौम विशेष के विरुद्ध इस देश की जनता को हमेशा लड़वाना चाहते हैं ताकि वह लड़ती रहे और आपकी सत्ता काबिज रहे। यूसीसी से क्या हो जाएगा? क्या किसी को रोजगार मिल जाएगा? किसी को रोटी मिल जाएगी? मणिपुर शांत हो जाएगा? यूसीसी उन राज्यों के लिए है, रामबाण हो सकती है उनके लिए जहां मुसलमानों की इतनी संख्या हो जिनको दिखा करके आप हिंदुओं को डरा करके वोट मांग सके। लेकिन जिस राज्य में मुसलमान नहीं है उस राज्य में आप क्या कर पा रहे हैं? वहां पर आप हिंदू को हिंदू से ही लड़ा रहे हैं और 9 साल पुरानी बात को उखाड़ करके यह बता रहे हैं कि वहां जो हमारे पहले जो सत्ता थी उसकी वजह से यह काम हो रहा है। चुनावी राज्यों में रोज रैलियां हो रही हैं, रोज बड़े नेता जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी केंद्र सरकार की उपलब्धि बताने को कोई तैयार नहीं है। वहां पर भी वो ये बता रहे हैं कि हमने ईडी से जांच करवा करके इस राज्य में यह बताने की कोशिश की कि यह राज्य सरकार चोर है। भाई साहब,
राज्य सरकार चोर है तो सजा क्यों नहीं दिलवाते हो? ईडी इतने सारे छापे मारती है, सीबीआई इतने सारे छापे मारती है, लोगों को अंदर कर देते हो, लेकिन कोर्ट में जाकर के हार जाते हो। एक भी मामला ऐसा बताइए ना जिसमें आपने किसी नेता को सजा दिलवा दी हो। वो आपके पास है नहीं। खाली ये भय बना के रखा हुआ है कि हम भ्रष्टाचार को दूर कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार को जब दूर करते हैं तो अडानी कहां चला जाता है? भ्रष्टाचार को आप जब दूर करना चाहते हैं तो आपके कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहां चले जाते हैं? भ्रष्टाचार को आप दूर करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र कहां चला जाता है? सवाल वहीं पर फिर अटक जाता है कि आप राजधर्म नहीं निभाना चाहते हैं। आपके पूर्व प्रधानमंत्री ने भी आपको कहा था कि आप राजधर्म निभाइए, वो आप नहीं निभाना चाहते। आप तो फूट डालकर राजनीति करना चाहते हैं। उन राज्यों में आप घूम रहे हैं जहां चुनाव होने हैं, लेकिन जो राज्य आपकी सहायता मांग रहा है उससे ना आपको मिलने का समय है ना उसको कुछ देने का समय है। सवाल आप खुद पैदा कर रहे हैं और कोई उसका हल करना चाह रहा है तो उसकी आलोचना कर रहे हैं। प्रेम और सद्भाव इस देश की आत्मा है। प्रेम और सद्भाव की जो बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। चाहे आप कितनी भी नफरत बोल लीजिए, आपके नफरत के झाड़ पर सिवाय घृणा और प्रतिस्पर्धा के कुछ पैदा नहीं होगा। यह देश गांधी का है, यह देश गौतम का है, यह देश बौद्ध का है। ये सारे संदेश देते हैं कि हम प्रेम से जिए, शांति से जिए, और जो इसकी बात करेगा उसी का 2024 होगा। यह लिख कर रख लीजिए राजीव जी। 2024 किसका होगा ये बता रहे हैं प्रमोद अग्रवाल जी। और आप समझ गए होंगे कि यहाँ प्रेम सद्भावना राजनीति में भी इसकी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि राजनीति जो है वो फिर सिर्फ और सिर्फ नफरत के दम पे ही चलती है। और यहाँ राहुल गांधी एक दूसरी राजनीति कर रहे हैं जहाँ नफरत पर मोहब्बत की जीत के बारे में कह रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। लेकिन नागवार ये बातें, ये जो पैगाम है राहुल गांधी की, वो गुजरती हैं, नागवार गुजरती हैं बीजेपी के ऊपर। और क्या, और आज भी संबित पात्रा भी कह रहे थे कि वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो नफरत ही नफरत फैला हुआ है, नफरत फैला रही है कांग्रेस पार्टी, ऐसा आरोप लगाते हैं ये लोग। जरा आना चाहता हूँ एक बार फिर से प्रेम कुमार जी आपके। प्रेम कुमार जी, क्या लगता है राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में जिस दिशा में, जिस राजनीति को आगे लेके जाना चाहती है, पिछले 9 साल की राजनीति आपने देखी इस देश की, आप और बाकी हमारे साथियों के भी उस पर विचार सुनना चाहूँगा। बहुत सही डायरेक्शन में प्रमोद अग्रवाल जी इस चर्चा को लेके आ गए हैं। ज़रा आप सबके भी विचार सुनना चाहूँगा कि एक तरफ प्रेम की राजनीति, मोहब्बत की राजनीति को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है राहुल गांधी ने, दूसरी तरफ जो देश में चल रहा है यहाँ पर कुछ टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है इसमें जीत हो पाएगी कांग्रेस की? देखिए राजीव जी, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश में सबसे अधिक समय तक सत्ता में रही है। कांग्रेस के शासनकाल में भी जनता को ऐसे अवसर आए जब लगा कि हमें प्रयोग करके देखना चाहिए। जनता ने अलग अलग शासन को प्रयोग करके देखा, अलग अलग राजनीति को प्रयोग करके देखा, लेकिन अब तक का जो अनुभव रहा है, कांग्रेस से बेहतर शासन देने की जो जनता की भी इच्छा थी कि मिले, और देने के लिए जो लोग भी सामने आए वो असफल साबित हुए। ये एक नटसेल में हम बात बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि जो देश में घटनाएं घटती हैं, चाहे वो मणिपुर की घटना है, कहीं दंगे होते हैं, कहीं मॉब लिंचिंग होती है, या कहीं जो भी घटनाएं घटती हैं जिसको हम मानते हैं कि समाज के हिसाब से सही नहीं है, वो घटनाएं बाकी देश की बाकी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करती है कि उस घटना से हम कितना मजबूत होकर उभरते हैं, कितना आगे हम आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोक पाते हैं। हमारी प्रतिक्रिया ही उसको ठीक करती है। राजनीति भी वही चीज है। राजनीति का सही और गलत, हर राजनीतिक दल तो अपना उद्देश्य मानवता का कल्याण ही रखता है, जनता का कल्याण ही रखता है, लेकिन फिर भी फर्क होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया क्या है। आज उन्हीं प्रतिक्रियाओं पर बात कर रहा हूं। आज कांग्रेस की प्रतिक्रिया मणिपुर की घटना पर क्या है और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया मणिपुर की घटना पर क्या है। ये एक उदाहरण है जिसका कि असर सिर्फ मणिपुर में पड़ेगा ऐसा नहीं है।
देश की जनता जो डेमोक्रेसी में विश्वास करती है वो जानती है कि हमारे शासक जिनको हमने चुना है वो हमारे लिए कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, और वो शासक अगर चुनाव को प्राथमिकता देते हैं, केवल चुनावी जीत को प्राथमिकता देते हैं और संकट की घड़ी में आंसू बहाने के लिए हमें छोड़ दे जाते हैं, तन्हा छोड़ जाते हैं, तो वो शासक और वो राजनीति वो स्वीकार्य नहीं होगी इस देश में। और जिन्होंने भी उम्मीद के साथ में डबल इंजन की सरकारें बनाई, सबसे बड़ी सफलताएं, हालांकि सबसे बड़ी सफलता नहीं है, 303 सीट है, राजीव गांधी को तो 415 सीटें मिली थी, राजीव गांधी जी को 49% वोट मिले थे, भाई इनको तो 37% वोट मिले, तो वो उतनी बड़ी सफलता नहीं है। फिर भी जो भी बड़ी सफलता है वो सफलता के लायक ये सरकार खुद को साबित नहीं कर पाई है। यही कुछ घटनाएं बताती हैं। कुछ घटनाएं क्या, हर ऐसी घटनाओं में हमने देखा है। दिल्ली में दंगे हुए थे, दिल्ली जल रही थी, भाई 3-4 दिन तक बेरोक टोक छोड़ दिया गया, जैसे गुजरात में छोड़ दिया गया था कि दंगाइयों को जो करना है कर लो, और दिल्ली पुलिस को नकारा साबित कर दिया गया, वो भी इसी सरकार में हुआ। तो हर घटना में ये साबित हुआ है कि ये सरकार केवल चुनावी जीत के लिए काम करती है, जनता इनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो इसके समांतर कांग्रेस ने, जो आपका प्रश्न है, इसके समांतर कांग्रेस ने ये दिखाया है कि हमें वोट नहीं चाहिए, कश्मीर में 370 का विरोध करना होगा, उसको लागू करने के तरीके का तो हम करेंगे, भले पूरे देश में चुनाव हार जाएं। मणिपुर में हम मैतेई समुदाय का वोट और नगा कुकी के खिलाफ हम नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, ये कांग्रेस ने दिखाया है। तो कांग्रेस ने वोट से ज्यादा जनता की को सामने रखा है। ये इतना बड़ा फर्क है राजीव जी कि ये फर्क जनता आज नहीं तो कल धीरे धीरे समझेगी और बहुत तेजी से समझेगी। यही इस किस्म से हम देखें तो राहुल गांधी ने राजनीति को बदलने का काम किया है, पूरे देश की सियासत बदल दी है। बोलेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक बात हमने कह दी है, जो उससे मैसेज निकलता है उतनी बात मैंने कह दी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम कुमार जी, यही समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप किस रूप में देखते हैं, क्या नफरत और मोहब्बत की राजनीति इस देश में पैरेलल चल रही है? जीत तो कहते हैं कि मोहब्बत की होती है, राह कठिन है, डगर जो है बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको, क्योंकि जो हमला किया जा रहा है राहुल गांधी के ऊपर, और इधर जो सत्ता पक्ष है 13 साल से उसकी राजनीति के चक्र को भी आप देख रहे हैं, राजनीति करने के तरीके को भी देख रहे हैं, आप क्या देखते हैं आप? और इसमें भी जब मणिपुर पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी, जिसकी उम्मीद हम जैसे लोगों को, हम जैसे पत्रकारों को थी कि राहुल गांधी को जाएंगे ज़रूर और जाना भी चाहिए, जब वो अमेरिका में थे तब से ये उम्मीद थी कि राहुल गांधी वापस आएँ और मणिपुर जाएँ। वो पहुँच चुके हैं मणिपुर। आपको भी लगता है कि ये जो मोहब्बत वाली राजनीति है ये आगे बढ़ते बढ़ते परेशान करेगी बीजेपी को? राजीव जी, मुझे कई बार अचरज होता है, इस देश में सत्ता किस पार्टी के हाथ में? कांग्रेस के हाथ में तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोग जो कार्य कर रहे हैं वो बीजेपी को करना चाहिए, वो कांग्रेस के लोग करने के लिए तैयार नहीं है। तो बड़ी दुविधा की स्थिति कि ये चाहते क्या है। अभी राहुल गांधी इम्फाल लौट रहे हैं और मोइरांग का दौरा उनका रद्द कर दिया क्योंकि वहां के प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी कि मोइरांग का दौरा करें। और रात्रि विश्राम के बाद कल क्या कार्यक्रम होगा राहुल गांधी का, ये अभी तक किसी को पता नहीं। कांग्रेस के मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष भी एक ट्वीट करके बताई है। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि जो काम सत्तारूढ़ पार्टी को करना चाहिए वो तो कांग्रेस कर रही है, यानी जिम्मेदारी की राजनीति वही कर रही है। और अभी नरेंद्र मोदी ऐप पे मुझे एक बड़ी दिलचस्प खबर देखने को मिली कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो एमिडेंस ऑफ मिलेट्स नाम का एक सीडी का विमोचन उन्होंने किया कि मिलेट्स खाइए और स्वस्थ रहिए। यानी मणिपुर में लोग मर रहे हैं, प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है, बल्कि उनके पास समय है कि कोई सीडी या कैसेट रिलीज हो रहा है तो वो कर दे कि मिलेट्स खाना बड़ा सेहत के लिए अच्छा है। अरे भाई, देश एक रहेगा, हम जिंदा रहेंगे तब तो हम मिलेट्स खाएंगे या गेहूं खाएंगे, जो भी खाएंगे, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। तो आप कोई भी आदमी समझ सकता है कि आखिर इस देश की सरकार की प्राथमिकताएं क्या है।
और उन प्राथमिकताओं में सरकार क्या चाहती है। इस देश के एक राज्य में जहां 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हैं, राहत शिविरों में हैं, वहां सरकार की चिंता नहीं है। उन राहत शिविरों में खाद्य सामग्री मिल जाए, इसकी चिंता नहीं है। चिंता यह है कि किस तरह बंशी बजती रहे रोम के नीरो की तरह, किस तरह प्रधानमंत्री 1 घंटा 52 मिनट मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बोले। एक घंटा मतलब लगभग 2 घंटे वो एक पार्टी के कार्यक्रम में रहते हैं और देश का एक राज्य जल रहा है। और ये 3 मई से जल रहा है, ऐसा नहीं कि अभी हुआ। इसके 3 मई को ही प्रधानमंत्री इस पर नोटिस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर अमेरिका जाने की तैयारी करने लगे, वहां से लौट के आए, फिर भी ध्यान नहीं दिया। तो ये प्राथमिकताएं क्या है सरकार की, ये बड़ा गफलत में डालने वाला। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की एकमात्र प्राथमिकता बीजेपी की प्राथमिकता है, कैसे भी करके बीजेपी की सरकार बनी रहे। अब जो सर्वदलीय बैठक हुई थी अमित शाह की, उसमें 2 प्रमुख दलों ने मांग की थी कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन बीजेपी की सरकार है वहां, इसलिए हमारी सरकार राष्ट्रपति से यह अनुरोध नहीं कर रही कि आप कृपया वहां राष्ट्रपति शासन लगाएं, क्योंकि बीजेपी के शासन का एक राज्य उसमें कम हो जाएगा। जहां बीजेपी का भगवा रंग नक्शे में लगा हुआ है, वो रंग हट जाएगा, इसलिए बीजेपी इसकी पैरवी नहीं कर रही। तो बीजेपी की प्राथमिकताएं क्या है और कांग्रेस की प्राथमिकताएं क्या है, ये बात स्पष्ट हो गई है। और यह मात तो राहुल गांधी ने मोदी को क्या दी है, मोदी ने पूरे देश को मात दे दी है, पूरे देश को नीचा दिखा दिया है प्रधानमंत्री ने। जिनकी चिंता होनी चाहिए इस देश में, अगर एक व्यक्ति भी भूखा है या बेघर है या प्रताड़ित है, तो प्रधानमंत्री को नींद कैसे आती होगी, मुझे समझ में नहीं आया। जब हजारों लोग बेघर हैं, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री को अपने जश्नों से फुर्सत नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। रेल की झंडी दिखाने, हरी झंडी दिखाने से उनको फुर्सत नहीं है। जो कोई भी दिखा सकता था और जो काम केवल प्रधानमंत्री कर सकते हैं, वो करने की उनकी प्राथमिकता नहीं है। राजीव जी, ये दुखद है। लेकिन जब एक आदमी कर रहा है, एक पार्टी अगर कर रही है, तो परेशान भी हो रहे हैं। आखिर परेशान क्यों हो रहे हैं? और कहा जा रहा है कि जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी राजनीति करने पहुंच गए हैं। आखिर क्यों ऐसा? क्या इसको 2024 से जोड़कर देखा जा सकता है सिंह साहब? विजय शंकर सिंह जी, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसको 2024 से जोड़कर देखा जाए? परेशानी जो है, भाजपा की परेशानी और राहुल गांधी का एक्शन। भारतीय जनता पार्टी को 2014 से ही ये आशंका थी कि यदि राहुल गांधी सक्रिय होते हैं या कांग्रेस सक्रिय होती है या आक्रामक होती है, तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। उनकी सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस का आक्रामक होना ही था। उनकी चिंता न आरजेडी थी, न जेडीयू थी, न शिवसेना थी, न एनसीपी थी, न स्टालिन थे, न अन्य विरोधी पार्टियां थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि राहुल गांधी और कांग्रेस एग्रेसिव न हो। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने अरबों रुपए का बजट सिर्फ इस बात पर खर्चा किया कि राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार, पप्पू और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन डिक्लेयर कर सके। लेकिन लंबे समय तक उनका दांव चला नहीं। सोशल मीडिया पर उनका कब्जा था, मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनका कब्जा आज भी है, जिसे हम गोदी मीडिया के नाम से कहते हैं। ऐसी स्थिति में वो जो सोच बैठे थे कि धीरे धीरे राहुल गांधी निराशा के भंवर में चले जाएंगे और कांग्रेस पार्टी से अगर गांधी परिवार निकल जाता तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक है, पार्टी में बिखराव भी हो सकता था। गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी की मजबूती भी है और मजबूरी भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने एक टर्निंग पॉइंट दिया। इतिहास में ऐसे ही मुद्दे आते हैं जब टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं, जब इतिहास बदलता है। उसके बाद से ही बीजेपी को लग गया कि अब ऐसी स्थिति नहीं है, तो वो करें क्या। इसीलिए उनको राहुल गांधी के हर कदम पर, जैसे मैंने पिछली बार अभी इसी प्रोग्राम में कहा था कि हाथरस में गए तब भी परेशानी हुई, लंदन में गए तब भी परेशानी हुई, अमेरिका में गए तब भी परेशानी हुई, अब मणिपुर में गए हैं तब भी परेशानी हो रही है। विरोधी दल की बैठक में शामिल हो रहे हैं और उनका रवैया समझौतात्मक है, तब भी परेशानी हो रही है। तो अब इस परेशानी से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसा दांव नहीं है जिससे वो ला सके। उन्होंने धो पोष कर यूसीसी सामने लाया है।
यूसीसी पर अभी बहस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूसीसी होगा क्या, इसका ड्राफ्ट क्या है, इसमें कौन से कानून लागू होंगे, कौन से कानून हटाए जाएंगे, इस पर अब जब तक खुलासा कई सरकार नहीं कर देती तब तक इस पर बहस किस बात पर की जाए। यूसीसी पर अगर आप बहस करेंगे तो सारे कानून आप समान कर देंगे, तो सारे कानून आप समान कर देंगे तो शादी ब्याह विरासत इस गोद नियामी के कानून को जो सिविल लॉज हैं ये सारे आप समान कर देंगे। लेकिन इसको लेकर उसी संविधान में कई धाराएं ऐसी हैं, कई अनुच्छेद ऐसे हैं जब लोगों को अपनी मर्जी से अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार अपनी आस्था के अनुसार उनको मानने की छूट दी गई है। ये बहुत पेचीदा मामला है। और सीए के बारे में बता दूं, उन्होंने बड़े जोर शोर से सीए लाया था, दिल्ली में दंगा भी हुआ सीए के चक्कर में, शाहीन बाग में लंबे समय तक चला और आज तक सीएए का रूल्स नहीं बने हैं। आप कानून बना देते हैं लेकिन रूल्स नहीं बनाते हैं। जब कानून बनाएंगे उसे लागू कैसे करेंगे, उन्हें रूल्स द्वारा लागू करेंगे। तो एक प्रकार से मैं समझता हूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी को मैं इस रूप में भी देखता हूं कि उन्हें गवर्नेंस की समझ नहीं है, बेसिकली उन्हें गवर्नेंस। और ये मैं जो कह रहा हूं, मैं आपको एक किताब में कोट करूंगा, आप केपीएस गिल साहब इनके एडवाइजर थे। गुजरात जब दंगा हुआ तो ये केपीएस गिल साहब इनके एडवाइजर थे, दंगे में बाद में इनको बुलाया गया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर वो वहां उन्होंने लिया था इनके एडवाइजर काम। उनकी बायोग्राफी में उन्होंने कहीं कहा है कि इस पूरे दंगे में गुजरात सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे शुरू करे, कैसे कंट्रोल करे। बेसिकली गवर्नेंस कभी भी भारतीय जनता पार्टी या इनके थिंक टैंक आरएसएस का मुद्दा नहीं रहा है। ये इस इशू पर नहीं गए हैं, ये हमेशा इशू पे गए हैं। सन 25 से लेकर आज तक इन्होंने कभी आर्थिक नीति की बात नहीं की, कभी गवर्नेंस की बात नहीं की, कभी जनता से जुड़े मुद्दों की बात नहीं की। प्रधानमंत्री आज मणिपुर ही चुप नहीं है, प्रधानमंत्री चुप थे नोटबंदी के समय जब 150 लोग लाइनों में मर रहे थे तब भी चुप थे। प्रधानमंत्री चुप थे जीएसटी पर, प्रधानमंत्री चुप थे कोविड पर जब ऑक्सीजन कमी से लोग मर रहे थे। कोई ऐसी समस्या बताओ और प्रधानमंत्री तब भी चुप थे जब चीन ने हमारे 20 सैनिकों की, जिसमें एक कर्नल संतोष साहब थे जिनकी हत्या कर दी थी, वो शहीद हो गए थे, उस पर भी प्रधानमंत्री चुप थे। और 4 दिन के बाद ही 15 जून को उनकी शहादत होती है और 19 जून को ऑल पार्टी में कहते हैं न कोई घुसा था न कोई घुसा था। आर्थिक मुद्दे बहुत विस्तृत मुद्दा है लेकिन आप सब जानते हैं कि उस पर भी कहीं नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो इस आक्रामक कांग्रेस से जो जनता के बीच तेजी से पसर रही है, तेजी से अपनी को रिजुवेनेट कर रही है, विपक्षी पार्टियों का एक मजबूत गठबंधन तैयार हो रहा है, अनुभवी नेताओं के एक साथ बातचीत हो रही है, इससे कैसे निपटे। तो निश्चित रूप से ये समस्या बड़ी है, अब उसे कैसे निपटते हैं हमें आगे देखना होगा। जी, ये कैसे निपटते हैं आगे देखना होगा। प्रोग्राम अब बिल्कुल समापन की ओर है और अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा। और क्या लगता है, कल आज तो दिन भर हंगामा मचा रहा लेकिन राहुल गांधी हंगामा मचाने नहीं गए हैं, इधर मीडिया और बीजेपी के अंदर ज़रूर हंगामा मचता हुआ दिखाई दे रहा है। कल राहुल गांधी हैं और तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार पहुंच पा रहे हैं, कहां नहीं पहुंच पा रहे हैं ये खबरें आ रही हैं, जैसा बता भी रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। लेकिन बात यहां ये है कि एक आदमी पहुंचा तो उन लोगों के दुख दर्द पर मरहम लगाने के लिए भले 2 शब्द प्यार के बोलने की खातिर ही कैसे आप रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ये जानने के लिए अगर कोई पहुंच जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ से जो मोदी जी की पॉलिटिक्स है वो समझने की ज़रूरत है कि यहाँ, और जो बता रहे थे अभी सिंह साहब कि ऐसे तमाम मसले आए जहाँ मोदी जी चुप रहे, तो क्या ये चुप्पी की राजनीति जो है यही सफलता की कुंजी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये मान ली जाए? राजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता जो है हो सकता है ये चुप्पी हो, जो है वो उनकी सफलता की कुंजी हो। 2002 में भी हो सकता है कि उनका नाकारापन रहा हो और लोगों ने समझा हो कि इन्होंने करवा दिया सब कुछ। तो हो सकता है कि अभी भी नाकारापन हो, नाकारापन को लोग समझते हो कि मोदी जी कुछ करवा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ होता है वो मोदी जी ही करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और तो कोई कुछ करता नहीं है। तो अब जो भी नाकारापन, अगर ये नाकारापन है सरकार का, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये चुप्पी उनकी जो है सफलता है। लेकिन मुझे लगता है कि राजीव जी ये सिर्फ जो है वो चुप्पी का सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार जो है बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जो है जहां जहां भी हिंसा होती है वहां कुछ ना कुछ रास्ता निकालती है कि किस तरीके से हिंसा बढ़े
और कई जगह जो है स्वयं जो वो हिंसा को भड़काने का काम करती है। उसकी नीतियां जो है वो इस तरीके की होती हैं कि आपस में वैमनस्य बढ़े। तो मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो पूरे पूर्वोत्तर में इस तरीके की चीजें की जा रही है। और पूर्वोत्तर देखिए पहले से भी जो है वो सेंसिटिव रहा है, चूंकि उसकी लंबी सीमा पूर्वोत्तर के हर राज्य की जो है वो कभी चीन से लगती है, भूटान से लगती है, तमाम दूसरे देशों से लगती है, म्यांमार से लगती है। तो निश्चित तौर पे पूर्वोत्तर का इलाका बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और सब चूंकि वहाँ हमारे खनिज पदार्थ जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में है और जंगल हमारा जो बहुत बड़ा है वहाँ, तो वो हर तरीके से भारत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी है। यानी जिस हिमालय को कहा जाता है कि ये भारत का मस्तक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के उस मस्तक को जो है वो शत विक्षत करना चाहती है। उसकी नीतियां इस तरीके की हैं। मैं फिर कहूंगा कि ये सिर्फ चुप्पी का सवाल नहीं है। अगर चुप्पी की बात होती तो हम मान लेते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकारा है। ये नाकारेपन का सवाल नहीं है, नाकारा नहीं है, बल्कि सरकार जो है जिस तरीके की रणनीति अपना रही है, जिस तरीके की उसकी कार्यशैली है और जिस तरीके की उसकी कार्यप्रणाली है, वो जनता के बीच में वैमनस्य को बढ़ाने वाली है। आप सरकार में जब नहीं होते, आप एक विरोधी दल होते हैं, तब आपके लिए ठीक हो सकता है कि आप जनता के बीच में वैमनस्य बढ़ा करके अपने लिए किसी वर्ग को अपनी तरफ करने के लिए आप कुछ जो है आग लगाने का काम करें, उसके लिए आपको माफ किया जा सकता है क्योंकि आप उस समय विपक्ष में आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई जुड़े। लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं, तो आप जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो जाते हैं, जब आप संविधान की शपथ लेकर के आप जब बैठते हैं और जब शासन आपके हाथ में होता है, तो आप किसी पार्टी के मुखिया नहीं रह जाते हैं। फिर आपके ऊपर देश चलाने की जिम्मेदारी है, प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी है। और अगर आप उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान अटल जी राजधर्म का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब राजधर्म की बात आती है तो जो सिंगोल स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए राजधर्म क्या है? तो उनके लिए राजधर्म सिंगोल है, उनके लिए राजधर्म जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो जिनके लिए लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, लेकिन जो अमेरिका में जाकर के कहते हैं कि उनके मतलब इस देश में डीएनए में डेमोक्रेसी है, और फिर आकर के यहाँ ट्रोल करवाते हैं सवाल पूछने वाले को और तुरंत बता देते हैं कि कितनी डेमोक्रेसी जो यहाँ के डीएनए में, सरकार के डीएनए में है और सत्तारूढ़ दल है उसके डीएनए में कितनी डेमोक्रेसी है। तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो है कोई सहिष्णुता की बात करेंगे? क्योंकि सहिष्णुता नाम से ही उनको चिढ़ है। मतलब अगर आप सहिष्णुता की बात कीजिए तो आपको सहिष्णु गैंग कहना शुरू कर देते हैं। यानी सहिष्णुता भी जिनके लिए गैंग का सवाल हो रहा है दीप जी, तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए प्यार और मोहब्बत भी जो है वो गैंग का मसला है। जिनके लिए लव जिहाद हो जाता है, यानी प्यार जो है जिनके लिए जिहाद बन जाए, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो प्यार की बात करेंगे? तो जिनके लिए नफरत ही जिनका मूल एजेंडा है, जाहिर सी बात है उनकी चुप्पी जो है वो चुप्पी नहीं है, निश्चित तौर पर वो भयानक जो है षड्यंत्र है इस देश के खिलाफ। राजीव जी, भयानक षड्यंत्र है। लेकिन इस षड्यंत्र से क्या कांग्रेस पार पा पाएगी? क्या कांग्रेस आगे निकल पाएगी? 2024 का इंतजार रहेगा इस जवाब के लिए। लेकिन उससे पहले कई राज्यों में चुनाव हैं और तैयारियां विपक्षी दलों की भी जोर शोर से हो रही हैं, और जिसमें अगली बैठक विपक्षी दलों की अब बेंगलुरु में होने जा रही है। शुरुआत में बताया ही था कि 13 और 14 जुलाई को, अगले महीने 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होगी, और उन 2 दिनों की बैठक में बेंगलुरु से जो कुछ निकल के आएगा उसमें ये तो ज़रूर तय हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पे या आमने सामने की फाइट कितनी होगी, कितनी सीटों पर आमने सामने की लड़ाई के साथ बीजेपी को हराने का प्लान है। और यहीं से शुरुआत होती है 2024 की। तो बहुत कुछ नज़दीक है, और क्या यही डर सता रहा है बीजेपी को? और राहुल गांधी अपनी राह पर आगे बढ़े जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो परिस्थितियां बदली हैं इस देश में, जो बिल्कुल वन साइडेड गेम चल रहा था, एक ही आदमी के हाथ में पैर में कहें, अब जब फुटबॉल का आप मैच देखते होंगे तो मैराडोना लेकर जब निकलते थे तो बिल्कुल अपने डी से निकलते थे और सामने वाले के डी में जाकर के गोल मार के ही वापस आते थे, और यही पिछले 9 साल से हो रहा था। तो क्या 2024 में भी यही होने वाला है या कुछ और होने वाला है? देखेंगे हम लोग। बहुत मज़ेदार गेम है और ऐसे मैच का सबको इंतज़ार रहता है। जब तक मैच में उलट पुलट ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है। क्रिकेट के मैच में भी आप लोग देखे होंगे, हॉकी के मैच में भी देखते होंगे, फुटबॉल के मैच में भी। और ये सियासी मैच है, राजनीति का मैच, और हम उसकी पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये मैच ऐसा नहीं है कि 70 मिनट या 90 मिनट में ख़त्म हो जाए। 2024 में भी टाइम है, और उससे पहले बहुत सारे सेमीफाइनल को भी देखना है। और हमारे एक साथी
बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ से प्रमोद अग्रवाल जी, और एक साथी मध्य प्रदेश से बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। ये लोग बहुत नज़दीक से उस मैच को देख रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रकाश जी आपको, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ विजय शंकर सिंह जी आपको, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रमोद अग्रवाल जी आपको, प्रेम कुमार जी, प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। शानदार आपके वक्तव्य रहते हैं, हमारे दर्शक बिल्कुल खुश हो जाते हैं आपकी बातों से, और बातें यानी ओजपूर्ण बातें जो होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप करते हैं, इसलिए भी आज के ज़माने में इसकी ज़रूरत भी है। और अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़े थे हमारे साथी सुनील शुक्ला जी, आप सबको बहुत